बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारी जो क्लास है बड़ा अहम टॉपिक है, जिसके अंदर दो टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक ही टॉपिक है, उसी की दो ब्रांचेस हैं। सबसे पहला टॉपिक है नगीने का दुरुस्त इस्तेमाल, यानी हाउ टू यूज़ जेमस्टोन्स इन अ प्रॉपर वे, कैसे यूज़ किया जाता है। ये क्लास बड़ी अहम क्लास है। इसको ये मत समझिएगा कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जेमस्टोन्स के हवाले से क्यों इतना एम्फसिस या फोकस किया जा रहा है, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी में ये शामिल है कि आपके पास अगर कोई साइल आता है, आप सिर्फ उसका जायचा बना के उसको डराएं, घबराने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकालें। और स्टोन के हवाले से मैं अहम बात आपको बताता चलूँ कि हर जायचे में जो नगीना है, इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है क्योंकि आज कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट टिप और बड़ा इम्पॉर्टेंट राज मैं इस क्लास के एंड में आपको बताऊंगा। लेकिन वो समझ उस वक्त आपको आएगा जब आप इस लेक्चर को बड़े तवज्जो के साथ सुनेंगे, और एंड में जब वो बात आपको बताई जाएगी तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि क्यों इतना ज़्यादा इस टॉपिक पे मैं ज़ोर दे रहा हूँ या फोकस कर रहा हूँ या इसकी अहमियत के बारे में बता रहा हूँ। और दूसरा हमारा जो टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे हाउसेस की डिवाइडेशन, कि हमने असेंडेंट्स तो पढ़ लिए हैं, लेकिन स्टिल अभी कन्फ्यूजन ये चल रही है कि जो बाकी घर हैं लगन के मुताबिक बाकी हाउसेस के जो लॉर्ड प्लैनेट्स हैं उनकी क्या हैसियत होगी, इसके ऊपर भी हम एक क्विक एनालिसिस करते हुए आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हमने राहु केतु योग और बहुत सारी चीज़ें आगे हमने इंशाल्लाह करनी हैं। सवालात की जानिब पहले बढ़ता हूँ। सबसे पहला सवाल शाहिद इकराम साहब की जानिब से है कि बाय बर्थ चार्ट और ट्रांजिट चार्ट को आपस में मिलाकर कैसे पढ़ेंगे। बड़ा इजी, बहुत सिंपल है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके सामने एक कोई भी हम मिसाली जायचा खोल लेते हैं, जैसे कोई भी लिस्ट में आपके पास जायचा सेव है और हमने उसको खोल लिया। अब आपके सामने जो जायचा इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है, ये है पैदाइशी जायचा। अब कोई एक बात हमने, लेट सपोज हमने ये देखना है कि इस बंदे का आजकल करियर कैसा चल रहा है, ये लड़का है या लड़की है, या जो भी सवाल आपके जहन में फ़ौरी तौर पे आता है कि बाय बर्थ, तो आप देखें सबसे पहला आप प्रेडिक्ट ये करेंगे कि बाय बर्थ जब मैं आपको कहता हूँ करियर को देखें तो स्ट्रेट अवे आपकी नज़र कहाँ पे जाती है, 10th हाउस पे। हम इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि जायचे का जो 10वां घर है वो है स्कॉर्पियो के पास, और स्कॉर्पियो का लॉर्ड प्लैनेट जो है वो बैठा हुआ है जायचे के 4th हाउस में, यानी केंद्र का मालिक है, केंद्र के घर में बैठा हुआ है और यहाँ पर बैठकर अपने ही घर पे नज़र डाल रहा है, अपने ही घर पे नज़र डाल रहा है। तो यहाँ पर इसको जब आप देखेंगे तो आप इसको ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा जब भी अपने करियर का आगाज़ करेगा तो करियर में बेहतरी के चांसेस रहेंगे। अब इसकी डिग्री क्या है, डिग्री के हवाले से अगर हम देखें तो मार्स के ऊपर जब मैं लेके जाता हूँ तो मार्स की डिग्री आ रही है, नीचे लिखी हुई है 14.52, यानी 15 दर्जे पे फुल पोजीशन पे है कि जब भी ये बंदा करियर में आएगा तो करियर में अभी मार्स की जो भी नेगेटिविटी है या जो भी चीज़ें हैं, या आज के लेक्चर में यही चीज़ मैंने आपको समझानी है। अब मार्स एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए अच्छा है या बुरा है, ये इसका दोस्त है या दुश्मन है, यही तो आज मैंने समझाना है आप लोगों को। तो यहाँ पर बैठ के मार्स अपने घर को देख रहा है, तो मार्स जब भी ये बंदा करियर का आगाज़ करेगा तो बहुत अच्छा रखेगा। लेकिन आजकल कहाँ से गुजर रहा है, आजकल इसके हालात व वाक़यात क्या हैं, आजकल ये किस पोजीशन में बैठा हुआ है, तो इसको हम देखने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रांजिट पे जाना है। और ट्रांजिट पे जाके हम देखते हैं कि मार्स इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है कहाँ से, 5वें घर से, 5th हाउस से। तो 5th हाउस अच्छा हाउस होता है, 5th हाउस अनसर्टेन गेन का हाउस है।
और मार्स की डिग्री क्या चल रही है आजकल? मार्स है 24 डिग्री पे। यानी आप इस बंदे को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके जायचे में बाय बर्थ मार्स 4th हाउस में जब करियर का आपने आगाज़ करेंगे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आजकल अगर हालात वाक़यात देखने हैं तो आप इसको ये कह सकते हैं 24 दर्जे के बाद डेड पोजीशन शुरू हो जाती है। यानी ये पिछला महीना आपका करियर का अच्छा गुजरा है, इसमें आपको फ़ायदा होना चाहिए था। और कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों में फ़ायदा होगा, 3 नज़रें होती हैं मार्स की, कि जहाँ बैठा है वहाँ से 4थी नज़र, 7वीं नज़र और 8वीं नज़र, कि यहाँ से मार्स नज़र डाल रहा है 1 2 3 4 के पिछले 1 महीने में आपने अपनी मुश्किलात को दूर किया होगा, हर्डल्स को दूर किया होगा, अक्ल के घर से भी गुजर रहा है। जो फ़ायदा हुआ उससे जो ताकत मिली आपको उससे फ़ायदा हुआ होगा। और यहाँ से मार्स की 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 11वें घर में, कि आपको अगर करियर का प्रॉफिट मिला होगा, 11th हाउस करियर प्रॉफिट है। और यहाँ से मार्स की नज़र पड़ रही है जायचे के 12वें घर पे, जो कि 12th हाउस है, कि ये जो 1 माह आपका गुजरा है मार्स के ट्रांजिट के अंदर, मार्स का ट्रांजिट जो है इसने अखराजात में भी कमी की होगी, खर्चे के घर पे नज़र डाल रहा है कि आपकी इनकम बड़ी है जिससे आपका ख़र्चा कम हुआ। हो सकता है कोई इंटरनेशनली भी आपके को लिंक्स जो हैं काम के हवाले से इस्टेब्लिश हुए हों, कोई बैरून मुल्क से पैसे आए हों, या आपके जो हासदीन हैं, मुनाफिक हैं, वो आपसे दूर रहे हों, क्योंकि मार्स इसके जायचे में नज़र डाल रहा है कहाँ पे, 12th हाउस के ऊपर। तो इस तरह से आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो 1 महीना, अब अगला महीना जो आने वाला, अब यही मार्स ट्रांजिट करता हुआ कहाँ जाएगा, जायचे के 6th हाउस में। अब छठा घर एक तो नहस है ही है, लेकिन छठे घर में जब ये जाएगा, नंबर 4 लिखा हुआ है, कैंसर है, तो यहाँ पे जाके मार्स का हशर क्या होगा, ये हबूत का भी हो जाएगा कि 1 महीना पिछला तो आपने एंजॉय कर लिया, लेकिन अब अगले महीने आपने मोहतात रहना है, क्योंकि वो बड़ी छलांगे जो बेखौफ हो के आप लगा रहे थे, दूसरों पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, कर्जे की तरफ जा सकते हैं, काम में अनरेस्ट हो सकता है, चोरी चकारी का अंदेशा हो सकता है, और फिर जिधर जिधर मार्स की नज़र पड़ेगी वहाँ पे प्रॉब्लम्स और ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। अगला सवाल, क्या ज़ुहल न्यूट्रल सियारा है? जैसा कि आपने लेक्चर में बताया है, ज़ुहल 5वें घर में, जबकि अच्छे और बुरे सियारों की लिस्ट के मुताबिक ये बैड प्लैनेट की लिस्ट में आता है। देखें, मैंने एक चीज़ बड़े वाज़े तौर पे बताई थी कि जो गुड और बैड प्लैनेट्स हैं वो आपस में गुड एंड बैड हैं। कोई भी सियारा बुरा नहीं है या कोई भी सियारा अच्छा नहीं है, वो एक फ़िज़िकल बॉडी है, वो जो वजूद लेकर पैदा होती है आपके जायचे में, जो प्लेसमेंट लेकर पैदा होती है, उसके मुताबिक वो गुड एंड बैड होते हैं। सैटर्न हो, वीनस हो, राहु है, केतु है, जो बैड प्लैनेट्स की लिस्ट में मैंने लिखे थे, वो आपस में गुड एंड बैड हैं। यानी जो गुड हैं या जो बैड हैं वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था, लेकिन सैटर्न न्यूट्रल भी हो सकता है। आज के इस लेक्चर में ये राज भी आप लोगों पे खुल जाएगा कि एक बैड प्लैनेट जो है वो अपने एंटी प्लैनेट के जायचे में गुड कैसे हो सकता है या न्यूट्रल कैसे हो सकता है। तो सैटर्न कतन बुरा नहीं है, हाँ अगर वो हबूत का हो जाता है, वो किसी नहस घर में जाके बैठ जाता है, देन वो ख़राब होगा। तीसरा सवाल, योग और दोष में क्या फ़र्क है? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। योग का मायने है किसी भी प्लैनेट के ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई हो जाए, उसकी प्लेसमेंट उसकी पोजीशन के मुताबिक, और वो थ्योरी साहिब जायचा के लिए बेनिफिशियल साबित हो जाए, फ़ायदेमंद साबित हो जाए। आसान लफ्ज़ों में जैसे शर्फ लगता है, आसान लफ्ज़ों में जैसे विपरीत राज योग लगता है, आसान लफ्ज़ों में जैसे पंच महापुरुष योग लगता है, जैसे महालक्ष्मी योग लगता है, और बहुत सारे योग हैं, हम इंशाल्लाह पढ़ने शुरू करेंगे राहु केतु के बाद। तो किसी भी जायचे में कोई प्लैनेट अच्छी पोजीशन लेकर बैठ जाए और बाउंड हो जाए पॉजिटिव असरात देने के लिए, तो उसको हम कहते हैं योग। अब कोई प्लैनेट
जायचे के अंदर ख़राब हो जाता है, बुरी पोजीशन, तो उसको हम कहते हैं दोष। दोष यानी दोषी, मुजरिम। अब मुजरिम जो है क्यों बनता है? क्योंकि उसने कोई ना कोई गलत काम किया होता है। मुजरिम है तो उसको हम दोषी कहते हैं, उसको हम कसूरवार ठहराते हैं। तो कोई भी प्लैनेट बाउंड हो जाए बुरे असरात देने के लिए, उसको हम कहते हैं कि इसको एक ख़राब दोष लग गया। मतलब ख़राब क्या, दोष लग गया। दोष और ख़राबी सेम वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हबूत का है, नीच का हो गया, किसी ख़राब जगह पे बैठ गया, प्रॉब्लम देगा। दो घरों का मालिक है, वो जाके नहस घर में बैठ जाता है। इवन एक घर का मालिक भी ख़राब हो जाता है। कुछ के नाम हैं, कुछ के नाम नहीं हैं। जैसे केंद्राधिपति दोष है, यानी केंद्र के दो घर ख़राब हो जाते हैं। अब एक घर का मालिक है, वो ख़राब हो जाता है, तो हम उसको आसान वर्डों में कह देते हैं ख़राब है। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिर्फ समझने की हद तक कि जो ख़राब है वो दोषी है। इसके बाद इनका सवाल है कि अगर केंद्र के घरों का लॉर्ड किसी नहस घर में आ जाए तो इसे दोष कहेंगे या योग कहेंगे? अगर केंद्र के घर का जो लॉर्ड है वो किसी नहस घर में चला जाता है तो वो ऑब्वियसली ख़राब ही हो जाता है, वो ख़राब होता है। आप उसको दोषी भी कह सकते हैं, दोष कह सकते हैं। वो फिर योग नहीं होगा। योग तब आप उसको कहेंगे अगर उसको कोई अच्छा योग लग जाता है, यानी एक अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है। उसकी जो ख़राबी है वो कैंसलेशन में चली जाती है, वो पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है। और अगर कोई केंद्र का प्लैनेट हो या मूल तरकोन का मालिक हो या कोई भी हो, वो ख़राब जगह पे आ जाए, नहस घर में नहीं भी है, तो उसको हम दोष कह लें या उसको कह लें नहस घर में बैठा हुआ। ये अब आपके ऊपर है, आपको जैसे समझ आता है। आप चाहे ये कहें कि मेरे सर में दर्द है, आप चाहे ये कहें मुझे हेडेक है, आप ये कहें कि जी मुझे माइग्रेन है, मुख्तलिफ नाम है, लेकिन बीमारी एक ही है, सर में दर्द है। इसके बाद सवाल है सईदा इरम फातिमा का, अगर जायचे में मरीख 7वें घर पे नज़र डाल रहा हो लेकिन मुश्तरी ज़ोहरा अच्छी पोजीशन पे हों तो क्या तब भी शादीशुदा ज़िंदगी में मसले आते हैं? और मरीख अगर ख़ुद 8वें घर में ना हो लेकिन नज़र पड़ रही हो तो क्या लाइफ पार्टनर की सेहत और ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है? मार्स का किसी भी जायचे में से 7वें घर पे नज़र डालना। जायचे पे चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे सामने ये एक मिसाली जायचा है। मार्स को हम सेट कर लेते हैं पहले घर में। इनका सवाल ये था कि मार्स बैठा है पहले घर में, नज़र डाल रहा है 7वें घर में। सबसे पहले तो हमने ये देखना है, क्योंकि इसको हम कहते हैं मांगलिक, कि मार्स जायचे में कहीं से भी बैठ के 7वें घर पे नज़र डाले या 7वें घर में हो, उसको हम कहते हैं मांगलिक। और मांगलिक के लिए लोगों को यही पता है कि ऐसे लोगों की मैरिटल लाइफ में इश्यूज़ होते हैं। लेकिन मार्स अब इस पोजीशन में, फॉर एग्जांपल जायचा आपके सामने है, 7वें घर पे नज़र डाल रहा है। अब 7वां घर मार्स का अपना है, क्या अपने घर को ये ख़राबी देगा? कभी भी नहीं देगा। तो यहाँ पर जो मांगलिक योग है उसकी कैंसलेशन हो जाती है, वो मांगलिक बंदा नहीं होता। जब हम इसका लेक्चर पढ़ेंगे मैं आपको डिटेल में सारा बताऊंगा। कि सवाल की हद तक मैं इतना बता देता हूँ कि मार्स का 7वें घर पे नज़र डालना मांगलिक योग चूँकि लगता है, ख़राबी देता है, और लेकिन ये कैंसिल हो जाता है तो उसको योग भी कहा जाता है, ये कैंसिल भी हो जाता है। लेकिन अपने घर पे नज़र डालना, 7वां घर, फॉर एग्जांपल इसी जायचे को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं देगा। और इसके साथ साथ इन्होंने ये पूछा था कि मुश्तरी और ज़ोहरा, अभी तो उसको आप छोड़ दें कि मुश्तरी ज़ोहरा अच्छी पोजीशन पे हैं या नहीं है। सबसे पहले ये देखें कि 7वें घर की पोजीशन क्या है, जिसने शादी करवानी है उसकी पोजीशन क्या है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि मरीख अगर 8वें घर पे नज़र डाले तो क्या लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी को ख़तरा होता है?
हो सकता है आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो जाए, तो क्यों लाइफ पार्टनर को मारने के चक्कर में। तो ऑल द टाइम ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ये सिर्फ मिथ्स बनी हुई हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। हमें इनकी प्लेसमेंट्स के लिए सिर्फ मार्क्स को नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। दूसरा सवाल सईदा इरम फातिमा का ही है कि अगर किसी जायचे में केंद्र का मालिक मोल त्रिकोण में हो लेकिन वो लगन का एंटी सयारा हो तो क्या वो तब भी मैलेफिक होगा? ये अच्छा घर मिलने की वजह से न्यूट्रल हो जाएगा। मसलन एक्वेरियस असेंडेंट में सन जो है 5वें घर में मौजूद है, तो मरीख जो है इसका 5वां घर में। हमें काम करते हैं, जायचे पे चलते हैं, जायचे से चल के इसको देखते हैं। इन्होंने पूछा है एक्वेरियस असेंडेंट की बात कर रहे हैं, हम एक्वेरियस को असेंडेंट बना लेते हैं, एक्वेरियस असेंडेंट बन गया। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो जायचे में सन जो है वो 5th हाउस में प्लेस्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे जायचे के इस घर में यहाँ पे मौजूद है। अब सन इस जायचे के अंदर चाहे 5वें में हो, चाहे 7वें में हो, चाहे 10वें में हो, वो लगन का एंटी ही रहेगा। उसकी वजह ये है कि अच्छा घर मिलने की वजह से अगर सन के पास केंद्र का 4था घर होता, 10वां होता, या मूल त्रिकोण में से 5वां या 9वां घर उसका होता, तो फिर हम कह सकते थे कि ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एक तो लगन का एंटी है और घर उसको कौन सा मिला हुआ है, 7वां, बिल्कुल लगन के सामने वाला, तो केंद्र के घरों में किसी भी प्लैनेट का जो हाउस होता है उसका अच्छा होना या न्यूट्रल होना, अगर वो लगन के सामने ना हो, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। अगर ये उसके सामने ना होता तो हम कह सकते कि सन इस जायचे में न्यूट्रल है। लेकिन गुड एंड बैड प्लैनेट्स की थ्योरी के मुताबिक एंटी तो है ही, लेकिन उसको घर मिला हुआ है बिल्कुल सामने वाला, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट घर मिलने की वजह से सन इस जायचे में पॉजिटिव नहीं है। जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पे ख़राबी ही देगा। अगला सवाल साइमा ज़ैनी ने किया है कि अगर जायचे का 9वें घर में असद लगन यानी लियो का साइन हो तो इसका मतलब ये है कि वहाँ शम्स बैठा है। नहीं, अगर 9th हाउस का जो साइन है, हम चलते हैं जायचे पे, चलते हैं जायचे से देख के। इन्होंने पूछा है कि जायचे में 9th हाउस, अब इसको हमने लेके जाना है कहाँ पे, नंबर 5 पे। ठीक है, अब नंबर 5 आ गया 9th हाउस। अब वापस जाते हैं इनके सवाल पे और देखते हैं। अगर जायचे का 9th हाउस लियो है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ शम्स बैठा है। जायचे का 9th हाउस इस वक्त आपके सामने है, 5 वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे ना तो शम्स बैठा हुआ है, ये सिर्फ उसका घर है। वो जायचे में कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देख रहे हैं दूसरे घर में है, वो 2nd हाउस में है। लियो के साइन के भी असरात होंगे और शम्स जो है इनके मुताबिक जायचे के पहले घर में है। देखें, 9th हाउस की जो खुसूसियात हैं वो तो बिल्कुल रहेंगी, फिर सन की जो अपनी खुसूसियात हैं वो भी रहेंगी। जहाँ तक बात है लियो की, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल इन्होंने किया लियो की। लियो अगर असेंडेंट में होता, लियो अगर असेंडेंट में होता तो फिर हम लियो की खुसूसियात पढ़ते। जो भी असेंडेंट होगा, चाहे वो एरीज़ है, टॉरस है, जमनाय है, कैंसर है, लियो है, जो असेंडेंट है, अगर असेंडेंट को साहिब जायचा को आपने देखना है तो फिर आप ज़ोडिएक साइन की खुसूसियात को पढ़ेंगे। लेकिन अगर एक्वेरियस को दूसरा घर मिल गया है, जमनाय को तीसरा घर मिल गया है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है ज़ोडिएक साइन की खुसूसियात देखने की। आप सिर्फ़ और सिर्फ असेंडेंट की खुसूसियात पे रहें और बाकी हाउसेस की मंसूबात यानी जो कराकस हैं उनको स्टडी करते हुए, जो प्लैनेट्स के कराकस हैं उनके मुताबिक उनके कॉम्बिनेशंस को देखते हुए आपने प्रेडिक्ट करना है। 9th हाउस में लियो को नहीं पढ़ना।
दूसरा सवाल कि अगर सेजिटेरियस असेंडेंट में कॉस लगन जिसकी डिग्री 12 है और इसका लॉर्ड प्लैनेट जुपिटर है, अगर पहले घर में जुपिटर की डिग्री 12 है तो 9वें घर में इसकी डिग्री मुख्तलिफ क्यों है? मतलब अगर पहले घर में मुश्तरी की डिग्री 12 है तो 9वें में भी 12 होनी चाहिए, क्योंकि बुर्ज कौस का लॉर्ड प्लैनेट जुपिटर है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो गई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त जायचा आपके सामने जो सेट है वो सेजिटेरियस असेंडेंट का ही सेट है। सेजिटेरियस असेंडेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसका जो लॉर्ड प्लैनेट है जुपिटर वो एक डिफरेंट बॉडी और एक डिफरेंट एंटिटी है। अब वो जायचे में जिधर भी मौजूद होगा वो अपनी डिग्री के मुताबिक ही मौजूद होगा। कि लेट सपोज़ इनका कहने का मकसद ये है कि जो लगन है इन्होंने लगन की डिग्री और प्लैनेट की डिग्री को मिक्स कर दिया, तो हमने यहाँ पे जुपिटर की डिग्री को कंसिडर करना है। हमने जो असेंडेंट की डिग्री है उसको हमने कंसिडर नहीं करना। कि लगन का मालिक जिस डिग्री पे है इसका मतलब ये नहीं कि जो प्लैनेट है वो भी उसी एग्जैक्ट डिग्री पे हो, इत्तफाकन हो सकता है, लेकिन हर वक्त ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। ये असल में मिक्स हो गया इनका सवाल। साइमा जरी का सवाल है कि अगर शम्स की नज़र 7वें घर पर पड़ रही है और 7वें घर में मौजूद सियारा 12 डिग्री के हल्के में आ रहा है तो क्या वो भी गरूब होगा? ये सिर्फ अगले पिछले वाले जो घर हैं उनको गरूब होते हैं, जिस पर नज़र पड़ेगी उसको भी गरूब करेगा। मैं प्रीवियस क्लास में भी बता चुका था कि लेट सपोज़ सन इस वक्त मौजूद है जायचे के पहले घर में। सवाल है इनका कि और यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वें घर पे, तो सन के आगे और पीछे जो भी प्लैनेट होंगे उसके 12 डिग्री के रेडियस में सिर्फ वही प्लैनेट कंबस्ट होते हैं, ना कि वो जिधर नज़र डाल रहा है वो कंबस्ट नहीं होते। इनका चौथा सवाल है क्या शम्स डेड डिग्री पर कोई असर नहीं देता? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो सन की अगर अपनी ताकत हमने देखनी है, अगर वो 1 डिग्री पे है या 0 डिग्री पे है तो अपनी ज़ात की हद तक उसके असरात नहीं होंगे। लेकिन अगर उसके साथ कोई प्लैनेट आके बैठ जाता है, भले सन की डिग्री 0 हो, भले सन की डिग्री 1 हो, वो प्लैनेट को कंबस्ट फिर भी कर देता है। प्लैनेट फिर भी कंबस्ट होता है, लेकिन अपनी ज़ात के लिए सन जो है वो किसी काम का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। इनका सवाल ये है, असद सुलेरिया ने पूछा है सन 24 डिग्री, वीनस 29 डिग्री। अब यहाँ पर शम्स हबूत होगा या ज़ोहरा शर्फ का? साथ एग्जाम्पल एक जायचा आपके सामने है। इन्होंने पूछा है कि सन की जो डिग्री है 24 और सन बैठा हुआ है जायचे के 9th हाउस में, आप देख रहे हैं, और उसी के साथ वीनस जो है वो 29 डिग्री पर मौजूद है। सबसे पहली बात ये कि सन को 9th हाउस में नंबर 7 जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर इसको हबूत होता है, यानी ये हबूत याफ्ता है, नीच का है, डिबिलिटेशन में है। दूसरे नंबर पे वीनस इससे 5 दर्जे आगे है, 29 डिग्री पे है। यहाँ पर सन को अगर हम देखें, सन ने वीनस को गरूब कर दिया, और वीनस का अपने घर में होना अच्छी बात है, लेकिन एक तो उसकी ताकत कोई नहीं है, और वीनस को जो शर्फ है वो यहाँ पर नहीं होता, वो उसको होता है नंबर 12 यानी पाइसेस में। तो वीनस यहाँ पे शर्फ का नहीं है, शम्स जो है वो बिल्कुल हबूत का है, वीनस को यहाँ पे शर्फ नहीं है। अगला सवाल असद सुलेरिया साहब ने किया है, साथ इन्होंने एक डायग्राम भेजी है कि इस जायचे में लगन का मालिक 7वें घर में यानी केंद्र में है, कैंसर असेंडेंट है, नंबर 4 लिखा हुआ है, और उसका लॉर्ड प्लैनेट है मून जाके बैठा हुआ है जायचे के 7th हाउस में, MO आपको नज़र आ रहा होगा। 8वें घर का मालिक
ज़ुहल छठे घर में है, क्या ये विपरीत राजयोग बनता है? यहाँ पर 8वां घर कौन सा है? नंबर 11 जहाँ पे लिखा है 8th हाउस, और 8th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, वो जाके बैठा हुआ है जायचे के छठे घर में। लगन का लॉर्ड चूँकि जायचे के 7वें घर में है और वहाँ से बैठकर बिल्कुल लगन पे यानी अपने घर को भी देख रहा है। कंट्रोलिंग पावर मून के पास है, असेंडेंट को देख रहा है, केंद्र के हाउस में है, अच्छी जगह पे है। इस जायचे में डेफिनेटली विपरीत राजयोग सैटर्न को मिला हुआ है कि सैटर्न जो है वो इस जायचे में एंटी होने के बावजूद अपनी ख़राबियों को ज़ायल करता हुआ साहिब जायचा के लिए पॉजिटिविटी को पैदा करेगा कि ख़राबियाँ जो है उसको जनरेट नहीं करेगा। देखिए थर्ड हाउस के अंदर अगर वो बैठा हुआ है तो चूँकि नीम नहस घर है, वो 100% नहस घर नहीं है, ठीक है। उसमें ये है कि वो हार्डशिप मेहनत को ज़रूर बढ़ाएगा, लेकिन जो विपरीत राजयोग वाली कैटेगरी है उसमें वो फ़ायदा देगा उसको। असद सुरैया साहब ने पूछा है कि अकीक किस सियारे को रिप्रेजेंट करता है? जैसे कि सुर्ख अकीक रिप्रेजेंट करता है मार्स को। अगर किसी का 12वां घर ख़राब हो तो क्या उसे आसानी से नज़र लग जाती है? उसको बहुत आसानी से नज़र लग जाती है। तो ये हमारे आज के सवालात थे। अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास की जानिब। हमारा आज का जो टॉपिक है इसके 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 के नगीने का दुरुस्त इस्तेमाल, प्रॉपर वे टू यूज़ जेमस्टोन। लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह ये है कि जब आप किसी से ये पूछते हैं कि जी मुझे मेरा लकी जेमस्टोन बताएं, और कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको जायचा देख के ये बता दे कि आपका लकी जेमस्टोन जो है फ़लाँ है या फ़लाँ है, आप उसको लेकर पहनें। अब वो जिस भी जेमस्टोन का जिक्र करता है उस जेमस्टोन का ताल्लुक़ किसी न किसी प्लैनेट से होता है, और जिस प्लैनेट का स्टोन आपको रेकमेंड किया जा रहा है, यानी जो चीज़ आप लेके पहन सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि उस प्लैनेट की तमाम अच्छाइयाँ, खूबियाँ, वो सब आपके लिए, चाहे वो उसका कलर है, चाहे वो उसका अदद है, चाहे उसका दिन है, वो तमाम की तमाम चीज़ें साहिब जायचा के लिए बेनिफिशियल होती हैं। किसी भी जायचे के अंदर किसी भी ख़राबी को दूर करने के लिए हम सबसे पहला काम ये करते हैं, उसकी रेमेडीज़ करवाते हैं। अब रेमेडीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, जिसमें सदक़ात आते हैं, जिसमें कलर थेरेपीज़ आती हैं, जिसमें वक्त का ख्याल रखा जाता है, कोई किसी को खैरात कर रहा है, कोई स्टोन यूज़ कर रहा है, कोई लॉ बना के पहन रहा है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इन तमाम चीज़ों की अफादियत अपनी अपनी जगह पर मौजूद है। किसी के जायचे में अगर उसको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, करियर के इश्यूज़ हैं, शादी के हवाले से प्रॉब्लम है, औलाद के हवाले से प्रॉब्लम है, तो आपके जहन में सबसे पहले ये आता है कि हम अगर उसका जायचा देखें तो हम उन स्पेसिफ़िक हाउसेस को जाके देखें कि उनके लॉर्ड प्लैनेट्स किस पोजीशन में हैं, उनकी जो ख़राबियां हैं या उनकी जो वीकनेसेस हैं उनको हमने एक्टिव करना है या उनको डिक्रीज़ करना है। एक्टिव करने के लिए सबसे बेहतरीन ये होता है कि आप किसी भी प्लैनेट की रेमेडी अगर किसी को बताते हैं, आप उसको ये कह सकते हैं कि फ़लाँ प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। मिसाल के तौर पे किसी के जायचे में सन ख़राब है, आप सन से रिलेटेड उसको रेमेडीज़ करवाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठते हैं, फजर के फ़ौरन बाद सूरज से आंखें मिलाकर देखते हैं, उसकी एनर्जी ले रहे होते हैं, अच्छा लग रहा होता है। ये भी एक रेमेडी है कि आपने उसकी एनर्जी लेनी है। लेकिन यही एनर्जी अगर आप दोपहर को 12 बजे लेने जाएंगे गर्मियों में, तो आपको समझ आ जाएगी कि ऑल द टाइम आप उस एनर्जी को कैरी नहीं कर सकते,
कि आप हर वक्त उसको अपने साथ नहीं रख सकते। अगर आपका सन ख़राब है, आप किसी को ये रेकमेंड कर दें, अब उसकी धात है गोल्ड जो है, गोल्डन कलर का गोल्ड जो है, जैसे वाइट गोल्ड भी है, गोल्डन कलर का गोल्ड भी है, आप किसी को रिकमेंड कर दें कि आप गोल्ड लेके पहन लें। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते। फिर हमारे माशरे में कुछ अफराद उसको ख़वातीन तो पहन लेंगी, मर्द बेचारे क्या करेंगे, वो नहीं पहनेंगे। फिर आजकल आप गोल्ड की चेन पहन के सड़क पे जाएं तो उसके बाद हो सकता है खाली हाथ आपको वापस भी आना पड़े। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑल द टाइम उसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। फिर उसके बाद आप उसे कह दें कि अच्छा ये नहीं आप कर सकते, आप एक काम करें, आप गोल्डन कलर के कपड़े पहनना शुरू कर लें। आप एक दिन पहन लेंगे, 2 दिन पहन लेंगे, तीसरे दिन लोग कहेंगे ये पता नहीं पागल हो गया है, ये गोल्डन कलर के अलावा और कुछ पहनता ही नहीं है, ऑल द टाइम इसने गोल्डन कलर पहना हुआ है या ग्रीन कलर पहना हुआ है, ये लगता है दरवेश हो गया, इसको ग्रीन के अलावा और कोई रंग ही नहीं नज़र आता। या आप उसे ये कहें कि आपके जायचे में मरकरी ख़राब है, आप ग्रीन कलर की इनटेक ज़्यादा कर दें। अब वो बेचारा एक दिन भिंडी खा लेगा, एक दिन तोरी खा लेगा, एक दिन सब्ज़ी खा लेगा, कोई सब्ज़ रंग की सब्ज़ दाल खा लेगा, चौथे दिन वो हाथ जोड़ लेगा कि इतना ज़्यादा ग्रीन मैं नहीं खा सकता, पत्ते रह गए वो भी खिला दो मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं होती हैं। हो सकता है आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हों, और ये लेक्चर बताने का मकसद ये है कि आप ख़ुद से भी जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ मेरी कही हुई बात हतमी नहीं है, मैंने भी कहीं से पढ़ा, सीखा, समझा और आप लोगों तक लेके आया हूँ। और यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, आप इसको ख़ुद भी जनरेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद कैसे ऑल द टाइम आप उस चीज़ को अपने साथ स्टेबल रखें। तो एक्सपर्ट्स ओपिनियन के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जाता है कि अपनी ह्यूमन बॉडी के साथ कोई ऐसी चीज़ अटैच कर ली जाए जो ट्रांसमीटर की तरह काम करती रहे, और ऑल द टाइम आपको आपके जायचे के मुताबिक जो प्लैनेट्स की वीकनेसेस, खामियां, ख़राबियां या जो वेव्स आप तक प्रॉपर नहीं पहुंच रही हैं, डिग्री वाइज जो प्लैनेट्स वीक हैं, वो ट्रांसमीटर की तरह काम करता रहे और आपकी बॉडी के अंदर उसकी वेव्स शामिल होती रहें। बचपन में स्कूल के अंदर सब ने ये शरारत और ये खेल ज़रूर खेला होगा कि सूरज की रोशनी से मैग्नीफाइंग ग्लास को इस्तेमाल करते हुए पेपर को आग लगाई होगी। अब तो सोलर पैनल्स आ चुके हैं, सोलर से एनर्जी बनती है। फिर सोलर कुकर्स आ चुके हैं, सोलर गीज़र आ चुके हैं कि सूरज का ज़मीन से लेके ना तो कोई तार है, ना कोई फाइबर ऑप्टिक आ रही है। क्या ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जो एक प्लेट पे पड़ते हैं और उसके अंदर गर्मी पैदा हो जाती है कि सूरज ने अपनी वेव्स फेंकी सोलर प्लेट्स के ऊपर और उसके अंदर एनर्जी पैदा होना शुरू हो गई। आप घरों में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियाँ सोलर पैनल्स पे चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज़ कर रहे हैं, पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है इसको। ये जो बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये नासा के जो मिशन जाते हैं सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पर ठीक है बैटरीज भी चलती हैं, लेकिन उनके ऊपर बड़ी बड़ी प्लेट्स भी लगी होती हैं कि सोलर की एनर्जी से भी वो लोग अपनी एनर्जी को जनरेट कर रहे होते हैं। कोई बीच में अब हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, कोई सिग्नल आ रहे हैं, कोई तार नहीं है, सिर्फ चार्ज करते हैं। अभी तो अब वैसे भी वायरलेस चार्जर्स आ गए। तो यहाँ पर इंसानी अक्ल जो है वो कई दफ़ा हैरान भी होती है, लेकिन कई दफ़ा इल्मी तौर पे आप इन चीज़ों को जब समझें तो एडमिट भी करती है। लेकिन कई दफ़ा इंसान का जो उसके ख़वास हैं या उसकी जो अक्ल है वो धोखा भी खा सकती है। आप किसी ट्रेन में जा रहे हों और आप खिड़की से बाहर देखें तो आपको लगेगा कि जितने भी जो दरख्त हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये शऊर है, चूँकि मैं ट्रेन में बैठा और मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए पीछे भाग रहे हैं। और कई दफ़ा अक्ल भी धोखा खाती है। कैसे खाती है?
कि आप अगर बीमार हो जाएं और अगर आपको मीठा दिया जाए तो आपको मीठा भी कड़वा लगता है। वही जिस्म, वही बॉडी, वही सब कुछ, लेकिन जब आप पे बीमारी तारी हो जाती है आपको आपके टेस्ट बड्स ख़त्म हो जाते हैं। कि इंसान को जब बुखार हो उसके सर में भी दर्द, उसकी बॉडी में भी पेन, काम करने को दिल नहीं कर रहा, खाना खाने को भी दिल नहीं कर रहा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक ख़राबी ने आपको बिल्कुल ही नाकारा करके रख दिया। जब तक आप प्रॉपर फिट नहीं होंगे आपके सारे काम नहीं ठीक होंगे। तो इसी तरह इंसान जब ख़राब दौर से गुज़र रहा होता है, ख़राबी एक होती है लेकिन असरात सारी चीज़ों पे पड़ रहे होते हैं, आपकी सारी चीज़ें डैमेज हो रही होती हैं। तो एक्सपर्ट्स ओपिनियन के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जाता है कि जेमस्टोन का जो यूज़ है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक ट्रांसमीटर है। कि अब मैंने एक अंगूठी पहनी है, मेरे जायचे में जो भी ख़राबी है उसको मैंने बेहतर करने के लिए स्टोन पहना है। अब मैं इसके साथ साथ आपसे बातें भी कर रहा हूँ, मैं लेक्चर भी दे रहा हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ये अपना काम करी जा रहा है। ये अपनी मुझे जो चार्जिंग मुझे चाहिए वो इससे मुझे मिलती जा रही है। मैं खाना भी खा लूँगा, मैं बातें भी कर लूँगा, कंसंट्रेशन भी कर लूँगा, लेक्चर भी दे दूँगा, सब कुछ कर लूँगा। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई मादनियात में से ये वो मादनियात हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर बेटरमेंट। कोई भी चीज़ इस दुनिया में बेकार नहीं है। कुरान पाक सूरह रहमान में अल्लाह ताला जब अपनी नेमतों का ज़िक्र करता है तो उसमें याकूत व मरजान का भी ज़िक्र आता है, मोतियों का ज़िक्र आता है। तो उसमें कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ज़िक्र होता है। और स्टोन्स का इस्तेमाल करना आपके बॉडी के मुताबिक बिल्कुल ही ऐसा है कि आप हर वक्त एक ही चीज़ से अपनी जान छुड़वा के, कि आप हर वक्त बाजरा नहीं डाल सकते, आप हर वक्त फ़कीरों को तलाश नहीं कर सकते, आप हर वक्त चैरिटी के काम नहीं कर सकते। आपने और बड़े 100 काम करने होते हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, नौकरी है, बहुत सारी चीज़ों को, झमेलों को देखना है। तो ऑल द टाइम आप हर चीज़ में नहीं उलझ सकते। तो इसी तरह स्टोन्स जो हैं वो आपकी बॉडी के लिए एक ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए। लेकिन बाकी चीज़ों की भी कोई मुमानत नहीं है, वो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं वो चीज़ें आप तक लेके आऊँ जो एक निचोड़ है, जो आगे बेहतर रहता है। अब इनको यूज़ कैसे किया जाता है? हर ह्यूमन बॉडी जो है उसकी एक कैपेसिटी होती है। हर इंसान का एक बॉडी वेट है, एक वज़न है। छोटा बच्चा जब बीमार होता है, आप उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं तो डॉक्टर सबसे पहला ये काम करता है, उस बच्चे को वेट स्केल पे खड़ा करता है या लिटा देता है, उसका वज़न करता है, इसका बॉडी का वेट कितना है। फिर वो एज पूछता है, इसकी एज कितनी है। क्यों ये सब कुछ पूछता है? वो इसलिए पूछता है कि उसकी जो ह्यूमन बॉडी है उस बीमारी के लिए जो भी उसने उसको डोज देनी है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए, ताकि वो ओवर रिएक्ट ना करे। और ओवर रिएक्ट अगर जब बच्चा ओवरडोज कर लेगा तो ज़ाहिर बात है उसकी आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमारी लाहक हो सकती है, अपाहिज हो सकता है, या इतनी डोज नहीं देनी जो बहुत कम हो। एक बंदा अगर 50 साल का है और आप उसको उसकी बॉडी के मुताबिक मेडिसिन रेकमेंड करते हैं, अगर आप उसको बच्चे वाली कम डोज वाली दवाई देंगे तो हो सकता है उससे उसको कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो, उसको ज़रूरत ज़्यादा है। सिंपली ये है कि हर आप खाना खाते हैं, रोज़ खाते हैं, कोई 1 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता है, अपनी भूख के मुताबिक। यानी अगर आप दिन में 2 रोटियां खाते हैं तो एक टाइम पे, और उस दिन आपको आधी रोटी मिल जाए तो आपकी भूख तो नहीं मिटेगी। या अगर उसी टाइम पे आप 12 रोटियां खा लें तो आपकी भूख तो ख़त्म नहीं होगी, हो सकता है बीमार हो जाएं ओवर ईटिंग करने की वजह से। तो
हर इंसान को अपनी बॉडी के मुताबिक चीज़ों को स्टेबल लेके चलना पड़ता है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर आप रेमेडीज़ कर रहे हैं, अगर आप स्टोन यूज़ कर रहे हैं, तो हर इंसान को उसके वेट के मुताबिक आप उसको स्टोन रेकमेंड करें। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं क्या उनको भी स्टोन पहनाया जा सकता है? बिल्कुल पहनाया जा सकता है, बिल्कुल आप पहना सकते हैं। लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक बच्चा जब तक 12 साल का ना हो जाए तब तक आप उसके सदक़े ज़रूर करते रहें, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते रहें, कलर थेरेपी उसकी करते रहें। लेकिन स्टोन्स अगर आप उसको पहनाना ही चाहते हैं तो आप 12 साल की एज के बाद उसको पहना सकते हैं। अब किस स्टोन को किस वेट का पहनना है, किस फिंगर में पहनना है, कौन सा स्टोन किसके साथ मंसूब है, कैसे काम करेगा, ये मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। कि लेट्स सपोज़ अगर आपका वेट 40 से 50 के दरमियान है, ये बहुत सिंपल करके आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप 40 से 50 साल के वेट के मुताबिक हैं, मैं एज की बात नहीं कर रहा, एज आपकी जो भी है, ह्यूमन बॉडी वेट रिक्वायरमेंट कितनी है, एज भले आपकी ज़्यादा है भले कम है या जो भी है, अगर आप 40 से 50 साल की एज के दरमियान हैं तो आपको जो भी स्टोन आपका निकलता है कम से कम आपको वो 4 से 5 कैरेट का पहनना है। अगर आप 50 से 60 में हैं तो आपको 5 से 6 का पहनना है। अगर आप 60 से 70 की एज में हैं, वेट में हैं सॉरी, आपको 6 से 7 कैरेट का स्टोन लेके पहनना है। अगर आप 70 से 80 के दरमियान में हैं तो आपको 8 का पहनना है। लेकिन अगर आप 80 या 80 प्लस हैं तो फिर आपको कम से कम 10 से 12 के दरमियान का स्टोन लेके पहनना है, क्योंकि 80 के बाद ह्यूमन बॉडी जो है वो एक्सीड कर जाती है ओवरडोज़ की तरफ, तो फिर आपको ओवरडोज़ की ज़रूरत है। अब जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हैं बड़ा सा नगीना है, इसमें क्या शर्माने वाली क्या बात है, मैं ओवरवेट हूँ तो ज़रूरत है ज़्यादा की। तो ये इसके सिंपल कुलिये कायदे हैं जो बड़े सिंपल करके मैं आप लोगों के पास लेकर आया। अब हम बढ़ते हैं, कौन सा प्लैनेट किस स्टोन को रिप्रेजेंट करता है, उसका तरीका इस्तेमाल क्या होगा, किस दिन आप उसको पहन सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर एंड पे आप लोगों को ये बताऊंगा कि हर असेंडेंट के मुताबिक कौन कौन से स्टोन्स किन किन असेंडेंट्स के लिए सूटेबल होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, डायग्राम आप लोगों के सामने है, जो ग्रीन कलर के हाउसेस आप देख रहे हैं ये हैं केंद्र हाउसेस। फिर जो ब्लू कलर के हाउसेस आप देख रहे हैं ये हैं मोलतरकोन के हाउसेस। फिर ब्राउन कलर में जो आप हाउसेस देख रहे हैं ये 2 हाउसेस हैं जो कि 11th एंड 2nd हाउस जिसमें धन योग भी लगता है। फिर उसके बाद रेड कलर के जो हाउसेस आप देख रहे हैं ये वो हाउसेस हैं जिनके स्टोन नहीं पहने जाते। ग्रीन कलर के हाउसेस के स्टोन पहने जाते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई एंटी होगा जायचे के लिए तो फिर वो मैं आपको आगे चल के भी बताऊंगा इसी लेक्चर में। ग्रीन कलर के जो हाउसेस हैं इनके स्टोन पहने जाते हैं, ब्लू कलर के जो हाउसेस हैं इनके भी स्टोन्स पहने जाते हैं, ब्राउन कलर के जो हाउसेस हैं इनके भी स्टोन पहने जाते हैं। लेकिन लगन के मुताबिक उनकी दोस्ती दुश्मनी देखना ज़रूरी है, उनका अच्छा और बुरा होना ज़रूरी है। लेकिन जो रेड मार्क किए हुए हैं हाउसेस इनके स्टोन नहीं पहने जाते। सबसे पहले हम बात करते हैं सन की। सन के साथ जो स्टोन मंसूब है ये है याकूत, रूबी। बॉडी के मुताबिक किस वेट का आपने पहनना है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सन के साथ जो डे मंसूब है वो संडे का दिन भी है, इतवार का दिन। कि संडे का दिन जो है आप इसको दे सकते हैं पहनने के लिए या इसकी रेमेडी करने के लिए, सदका खैरात करने के लिए। अब ज़रूरी नहीं कि एक बंदा रूबी लेके संडे को पहन रहा है। अच्छा, पहनने के लिए भी कुछ कुलिये कायदे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। कि संडे वाले दिन अगर आप उसको पहना रहे हैं तो आप ये देखें कि जिस दिन वो पहन रहा है तब सन की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए जायचे में। जैसे हम जायचे पे चलते हैं और हम खोल लेते हैं प्रासना,
एक बंदे को हमने रिकमेंड करना है कि आप अपने हाथ में लेकर पहने कौन सा स्टोन, रूबी। अब हमने देखना है कि पूरे दिन में कौन सा अच्छा टाइम चल रहा है। लेट्स सपोज आज संडे ही है या कल संडे, कल का जायशा मना लेते हैं, 30 अप्रैल का हम जायशा बना लेते हैं। 30 अप्रैल का हमने जायशा बना लिया। अब हम इसको पहनाने क्या जा रहे हैं, रूबी। हम इसको मंडे को भी पहना सकते हैं, हम इसको ट्यूसडे को भी पहना सकते हैं, हम इसको वेडनेसडे को भी पहना सकते हैं। लेकिन मुझे होता है ना कि जिस प्लैनेट का जो दिन है उस दिन अगर काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उस दिन के अंदर भी हमने इंतखाब करना है किसी अच्छे वक्त का। अब संडे वाले दिन हम देखते हैं, ये बंदा कहता है कि जी मुझे स्टोन पहनना है। हम इसको कहते हैं आप एक काम करें, चूँकि दोपहर के वक्त सन जो है उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है 12 बजे के करीब, तो आप 12 बजे का जायशा बना के देखें क्या 12 बजे आपको सन अच्छी पोजीशन में मिलता है। आप देख सकते हैं कि जायशे में दोपहर को 12 बजे सन 10वें घर में है और कहाँ पे है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में भी है और शर्फ का भी है। तो रूबी स्टोन पहनने का इससे बेहतर, और ये तफाकिया निकल आया, मुझे नहीं पता था, इससे बेहतर और कोई टाइम नहीं होगा। आप इसको ये कह सकते हैं कि 12 बजे से लेकर 11 बजे का भी हम टाइम देख लेते हैं कि 11 बजे से लेके आप इसको, अगर हम 1 बजे का भी टाइम देखें तो 1 बजे सन पीछे चला जाता है, 9th हाउस में आ जाता है। तो आप इसको रेकमेंड कर सकते हैं कि आप इसको 11:30 बजे तक अगर आप इसको लेकर पहन लें, सन उस वक़्त बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको फ़ायदा देगा। एक तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में भी है, शर्फ का भी है, फिर उसके बाद वो अपनी उसात से भी गुज़र रहा होगा, फुल पीक से भी गुज़र रहा होगा। तो अगर इस टाइम पे आप उसको लॉक कर देते हैं पहन के तो ये बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मून की, कमर की। मून के साथ जो स्टोन मंसूब है वो है वाइट पर्ल यानी सफ़ेद मोती। मून का जो दिन है मंडे का दिन इसके साथ मंसूब है। लेकिन इसको पहनाना कैसे है, जिस तरह से मैंने अभी सन का आपको टाइम रेकमेंड किया है, आप इसी तरह वक्ती जायचे के अंदर जाके, प्रार्थना में जाके आप कोई भी अच्छा सा टाइम ऐसा कैलकुलेट करें जहाँ पे आपको मून की पोजीशन अच्छी मिल जाए। और मून वैसे भी सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। अगर आज का अच्छा टाइम नहीं मिल रहा, हो सकता है 3 दिन के बाद ये हाउस चेंज करेगा, तो 3 दिन के बाद ये अच्छी जगह पे चला जाए। 3 दिन के बाद का टाइम आप निकाल लें। मतलब आप किसी को, लेट्स सपोज आप मून का स्टोन किसी को रिकमेंड कर देते हैं और वो लेके पहन लेता है, और जिस दिन वो पहन रहा है उस दिन कमर दरकरब चल रहा है, यानी एक प्लैनेट को आपने उस वक्त एक्टिव किया जिस टाइम पे वो ख़राबी में था, नीच का चल रहा था। तो आपको इब्तदा के लिए उस ख़राबी से निकलने का वेट करना। आप तब तक उसके सदक़े कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई स्टोन आप लेकर पहनेंगे तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। जैसे अभी सफ़ेद मोती अगर आप किसी को रेकमेंड कर रहे हैं, आपने ये नहीं कि कमर दरकरब चल रहा है और उसमें आप उसको स्टोन रेकमेंड कर दें या पहना दें। पहनना नहीं है, रिकमेंड कर सकते हैं लेकिन पहनना नहीं है, अनलेस और अनटिल वो जब तक उस ख़राबी से ना निकल जाए। कई दफ़ा जायचों में ऐसा भी होता है कि जैसे सटन है, ज़ुहल है, उसके स्टोन पे भी मैं आता हूँ। अब वो एक घर में 2.5 साल के लिए काम करता है। अगर वो किसी हबूत के घर में चला जाता है तो इसका मतलब है वो 2.5 साल के लिए ख़राब हो गया। तो क्या उस 2.5 साल ख़राबी के दौर में आप उसको एक्टिव करेंगे? वो भला, हालांकि लगन के लिए बहुत अच्छा है, वो जब तक उस ख़राबी से नहीं निकलेगा आप उसको एक्टिव नहीं करेंगे। अगर आपने अच्छे टाइम पे उसको पहना था, जब वो शर्फ का था या किसी अच्छी जगह पे था, आपने उसको पहना हुआ था, तो वो फिर अच्छाई को ही कैरी करता हुआ उस हबूत के दौर में भी आपको फ़ायदा देता है।
लेकिन ख़राबी के वक्त भी अगर आप उसको एक्टिव कर लेंगे तो मज़ीद ख़राबी को बढ़ा देगा। मार्स की अगर बात करें तो मार्स के साथ जो स्टोन रेकमेंड किया जाता है वो है सुर्ख मरजान, रेड कोरल। डे इसका बनता है ट्यूसडे का। और अभी मैंने सन की मिसाल आपको दी कि जिस तरह से आप सन का स्टोन रेकमेंड करके टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरह रेड कोरल के लिए भी आपको बेहतर वक्त का इंतखाब कर सकते हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगा कौन कौन सी फिंगर्स में इनको पहना जाता है। मार्स के बाद नेक्स्ट जो है वो मरकरी। मरकरी के साथ जो स्टोन मंसूब है वो है ज़मरद यानी एमरल्ड। इसको पन्ना भी कहते हैं कुछ लोग। अच्छा, बहुत सारे स्टोन्स रेकमेंड किए जा सकते हैं। एक प्लैनेट के साथ बहुत सारे स्टोन्स होते हैं। जैसे भी हमने पीछे मार्स को देखा ना, सुर्ख मरजान, इसके साथ सुर्ख हकीक भी मंसूब है। यानी आप अगर किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप उसको महंगे महंगे स्टोन्स रिकमेंड करें, आप सस्ते स्टोन भी रिकमेंड कर सकते हैं। और अकीक वाहिद ऐसा स्टोन है जिसमें आपको तमाम सीरीज़ मिल जाती हैं प्लैनेट्स की। उसमें आपको सन का भी स्टोन मिल जाएगा, उसमें आपको मरकरी का भी स्टोन मिल जाएगा, उसमें आपको मार्स का भी स्टोन मिल जाएगा, उसमें आपको सैटर्न का स्टोन भी मिल जाएगा। सारे स्टोन्स की सीरीज़ मिल जाती है क्योंकि मल्टी कलर्स में होता है। लाल होता है, पीला होता है, फिर उसके बाद ग्रीन भी होता है, सब्ज़ अकीक भी होता है, काला अकीक भी होता है। तो हर किस्म की वैरायटी आपको, दूधिया अकीक भी होता है कि अगर मोती नहीं मिल रहा, एक्सपेंसिव होते हैं स्टोन, तो आप अकीक की, लेकिन लो इंटेंसिटी होती है उनकी, कि जो फ़ायदा जो स्टोन्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये फ़ायदा देते हैं 45 डेज़ के। ह्यूमन बॉडी के साथ एक स्टोन का जुड़ जाना आपके ऑरा के साथ कम से कम 45 दिन लगते हैं इसमें, पहन के भी और उतारने के बाद भी 45 डेज़ कि वो फिर आपके जिस्म का हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट मरकरी का मैं बता रहा था, इसके साथ जो डे मंसूब है वो है वेडनेसडे, बुध का दिन। और बुध के दिन आप लोग अगर किसी को एमरल्ड रिकमेंड कर रहे हैं तो टाइम आपका, और वैसे भी मरकरी आपको पता है 80% जायचों में क्या होता है, कम्बस्ट हो, गरूबियत का शिकार। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर के साथ जो स्टोन रिकमेंड किया जाता है वो है येलो सफ़ायर, पीला पुखराज। येलो सफ़ायर, पीला पुखराज जुपिटर का स्टोन है और डेज के साथ जो मंसूब है वो है थर्सडे का, जुमेरात का दिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैटर्न की, ज़ुहल की। ज़ुहल जो है इसके साथ मंसूब है स्टोन नीलम, ब्लू सफ़ायर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और डे इसके साथ जो मंसूब है वो है सैटरडे, हफ्ते वाला दिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीनस की। वीनस के साथ जो स्टोन मंसूब है वो है ओपल, इसको उर्दू में दूधिया भी कहा जाता है। और बड़ा मल्टी कलर्स का ये स्टोन होता है और बहुत नाजुक स्टोन होता है। वीनस के साथ डायमंड भी वैसे पहना जाता है। जो डायमंड है ना, सबसे जिसको हम किंग कहते हैं स्टोन्स का, कि डायमंड जो है वो भी वीनस का ही स्टोन है। और चूँकि बहुत एक्सपेंसिव होता है इसीलिए मेजॉरिटी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो है ओपल, ये इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट है राहु। अच्छा, राहु और केतु के स्टोन वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता। ये जब हम राहु केतु पढ़ेंगे ना, एक तो इसका डे मैं तब आपको बताऊंगा, अभी फ़िलहाल आप सिर्फ इतना लिख लें, राहु का स्टोन है कैटाई और इसके साथ जो केतु है इसका स्टोन है गाओमैद। इसको कुछ लोग हैज़ोनेट भी कहते हैं, लेकिन गाओमैद के नाम से ये ज़्यादा जाना जाता है। ये दो स्टोन इसके बनते हैं, लेकिन इनका स्टोन जो है ना वो ना ही पहने तो बेहतर है। मेरा ख्याल दुनिया में कोई 1% या 2% लोग होंगे जो इनका स्टोन लेके पहने तो उनको फ़ायदा देगा। अदरवाइज़ चूँकि राहु केतु शैडोज़ हैं, ख़राबियाँ इनके साथ बहुत ज़्यादा मंसूब हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी देते हैं।
तो ये सिर्फ आप लोगों के बताने की हद तक है। अब स्क्रीन पे इस वक्त आप एक डायग्राम देख रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिसमें एक हाथ नज़र आ रहा है आपको। इस हाथ के अंदर सबसे जो पहली उंगली है, शहादत वाली उंगली, नंबर 1, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे येलो स्टोन मौजूद है और वहाँ पे लिखा हुआ है येलो सफ़ायर। बेसिकली ये फिंगर होती है जुपिटर की। जो पहली उंगली है हाथ की वो है जुपिटर की, ये जुपिटर से मंसूब होती है। इसके बाद दूसरी जो उंगली है मिडिल फिंगर, ये मंसूब होती है ज़ुहल के साथ यानी सैटर्न के साथ। तीसरी जो उंगली है वो मंसूब है सन के साथ। जो लास्ट में जो फिंगर है वो मंसूब है मरकरी के साथ, और हाफ पोर्शन इसका मून के साथ भी मंसूब होता है। तो फर्स्ट फिंगर जो जुपिटर वाली फिंगर है उसमें आपने जुपिटर वाला स्टोन पहनना है, येलो सफ़ायर। जो मिडिल फिंगर है उसके अंदर आप सैटर्न का स्टोन लेके पहनेंगे, और जो तीसरी उंगली है रिंग फिंगर, जिसमें शादी, मंगनी की या शादी की अंगूठी पहनाई जाती है, रिंग फिंगर, तो इसके अंदर आप सन का स्टोन लेके पहनेंगे। फिर उसके बाद जो लास्ट में बचा है बेबी फिंगर जिसको हम कहते हैं, छोटी चीची वाली उंगली, उसमें मरकरी और हाफ पोर्शन इसका मून से मंसूब होता है। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी में एमरल्ड एंड पर्ल पहना जाता है। फिर उसके बाद जो रूबी वाली मैंने आपको फिंगर बताई, याकूत सन की जो फिंगर है, उसमें रेड कॉरल को भी पहना जाता है, सुर्ख मरजान। क्यों? क्योंकि सन और मार्स ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। तो दोस्त की उंगली में दोस्त प्लैनेट का जो स्टोन है वो पहना जा सकता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायमंड भी मौजूद है। अच्छा, इस रिसर्च के मुताबिक जो आप लोग के सामने है कि डायमंड जो है इस फिंगर में भी पहन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट ये देता है कि अगर आप डायमंड को पहने मिडिल फिंगर में, क्योंकि मैंने अपनी थ्योरी में अभी तक डायमंड आपको नहीं पढ़ाया। मैंने डायमंड की जगह आपको बताया ओपल। तो ओपल जब आप पहनेंगे तो उसको कहाँ पहनेंगे? सैटर्न वाली फिंगर में, उसके दोस्त। फिर कैट आई हो, गावमैद हो, वो भी आप मिडिल फिंगर में पहनेंगे। नीलम को भी आप मिडिल फिंगर में पहनेंगे, और शहादत वाली उंगली में पहना जाता है जुपिटर को। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन उंगलियों में क्यों स्टोन पहन रहे हैं? वो तो हम कहीं भी पहन सकते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी हम इधर भी पहन लें, इधर पहन लें, इधर पहन लें, हम जहाँ मर्ज़ी पहन लें, उंगलियाँ तो बराबर हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक असूल बनाया है कि हर चीज़ को उसके मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया। जैसे आपका नाक है, कान है, गला है, मुंह है, यानी कान, नाक और गले का डॉक्टर हमेशा एक ही होता है, ऐसे ही है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जाके कनेक्ट होती हैं कहाँ? आपके गले के साथ। आप सांस ले रहे हैं, आपके अगर मरीज़ अगर बेहोश है तो डॉक्टर अक्सर नाक से आपको खाना दे देते हैं, ठीक है। अब आप कान हैं, कान से आप सुनते भी हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके मकसद हैं, लेकिन हर चीज़ को प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया कि अगर आप कान से खाना नहीं खा सकते, आप नाक से खाना नहीं खा सकते, वो आपको मुंह से ही खाना है। आप मुंह से सूंघ नहीं सकते, वो आपको नाक से ही सूंघना है। आप नाक से सुन नहीं सकते, वो आपको कानों से ही सुनना है। यानी हर चीज़ का एक मकसद है। तो इसी तरह जब जेमस्टोन पहने जाते हैं, उनको प्रॉपरली उन्हीं फिंगर्स में पहना जाए जो फिंगर जिस प्लैनेट से मंसूब है, तो वो अपने प्रॉपर असरात देगी। अगर आप मरकरी का स्टोन सन की फिंगर में पहन लेंगे तो हो सकता है कि वो पहली बेचारा गरूब था, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी और कम हो जाए।
कि हमने जो इनटेक लेना है वो उसी रास्ते से लें जिस फिंगर के साथ जो प्लैनेट मंसूब है। कि नीलम को अगर आप जाके पहन लेते हैं मिडिल फिंगर के रिंग फिंगर में, वो तो सन का पहले ही एंटी है, उसको दरवाज़ा ही वही मिला है जहाँ पे उसका दुश्मन बैठा हुआ है। तो हमें वही दरवाज़ा, उसी रास्ते का इंतखाब करना है जो उसका अपना है या उसके दोस्त का है। तो इस तरह से स्टोन्स को इन फिंगर्स में यूज़ किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एक पिछला तो ऐसे ही था जैसे एक नॉर्मल सा आपको लगा होगा, लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे पहले एरीज असेंडेंट की। और एरीज असेंडेंट के अंदर हम देखते हैं हाउसेस की डिवाइडेशन को, और इन हाउसेस की डिवाइडेशन को समझने के बाद एंड में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। एरीज असेंडेंट जब हमने पाकिस्तान का जायचा बनाया था, नेक्स्ट वीक में मैं टेस्ट का वो रिज़ल्ट भी अनाउंस करने वाला हूँ, देखते हैं कि कौन उसमें सक्सेसफुल रहते हैं। एरीज असेंडेंट के मुताबिक मार्स के पास इस वक्त 2 घर हैं, पहला और 8वां। इसको हम जल्दी करेंगे। इसने जायचे में दिया हुआ है दूसरा और 7वां घर वीनस को। वीनस जो है इसका गुड एंड बैड थ्योरी के मुताबिक एंटी है, और 7वां घर चूँकि बिल्कुल सामने वाला घर भी उसको मिला हुआ केंद्र का, उसका ओपोनेंट भी है, उसका मद्दे मुकाबिल है, उसके मुकाबले में भी उसको घर मिला हुआ है। तो इस जायचे में वीनस का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन लगन का स्टोन आप पहन सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा और छठा घर, 3rd and 6th हाउस, मरकरी। एरीज असेंडेंट में मरकरी का स्टोन नहीं होता क्योंकि एंटी है, मुखालिफ है उसका, और घर भी उसके पास ख़राब हैं। अगर मरकरी को विपरीत राजयोग मिल जाए तब भी उसका स्टोन, विपरीत राजयोग में स्टोन नहीं पहना जाता। हाँ, अगर मरकरी कंबस्ट है या वीनस कंबस्ट है या कोई भी प्लैनेट कंबस्ट है तो फिर उसका स्टोन पहना जाएगा। 4th हाउस मून के पास है, तो मून इस जायचे में मून का स्टोन पहना जा सकता है। 5th हाउस सन के पास है, सन दोस्त है मार्स का, तो 5th हाउस का स्टोन याकूत लेके पहना जा सकता है। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस एंड 12th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर। अब जुपिटर जो है मार्स का दोस्त भी है, फिर इसके पास एक मोल त्रिकोण का बड़ा अच्छा घर भी है। तो इस जायचे में जुपिटर अच्छा प्लैनेट है। अगर वो अच्छी जगह पे मौजूद होगा तो आप इसका स्टोन येलो सफ़ायर लेकर पहन सकते हैं। ये जहाँ जहाँ जाएगा उसके नसीब का मालिक है ना, उसकी किस्मत, लक है उसकी, तो उसको फ़ायदा देगा। फिर लास्ट में बचते हैं 10वां और 11वां घर। अब वो है सैटर्न, ज़ुहल के पास। अब ज़ुहल और मार्स बोथ आर एंटी, लेकिन यहाँ पर मार्स ने अक्लमंदी ये की कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को केंद्र का सबसे अच्छा घर दे दिया, अपना रिस्क दे दिया, अपना कारोबार दे दिया, अपनी तरक्की दे दी है, अपनी मुस्तकिल मिजाजी दे दी है। और ज़ुहल को केंद्र का अच्छा घर मिलने की वजह से इस जायचे के अंदर ज़ुहल जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। ये है वो पोजीशन जहाँ पे एक प्लैनेट आके न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसको घर अच्छा मिल जाता है। तो इस जायचे में ज़ुहल का स्टोन भी लेकर पहना जा सकता है। नेक्स्ट टॉरस असेंडेंट की बात करते हैं। टॉरस असेंडेंट नंबर 2 वीनस जो है इस जायचे का सबसे अच्छा प्लैनेट है। जिस जगह पे मौजूद होगा इसका स्टोन वीनस का आप ऊपर लेके पहन सकते हैं, लेकिन ख़राब घर में ना हो, नहस में ना हो, हबूद का ना हो। आप बेचारे की वैसी लुटिया डबो देंगे अगर किसी को रिकमेंड करेंगे तो। यहाँ पे सिर्फ सदके देने। अब वीनस ने जायचे का दूसरा और 5वां घर, नंबर 3 और 6 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसने दिया है मरकरी को। वीनस एंड मरकरी बोथ आर फ्रेंडली प्लैनेट्स। तो टॉरस असेंडेंट में ज़मुरद यानी मरकरी का स्टोन पहना जा सकता है। मरकरी जहाँ जहाँ जाएगा पॉजिटिविटी देगा। ये जो पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को सिर्फ 2 घर पढ़ाए हैं, आज सिर्फ 1 लाइनर के अंदर मैं आपको सारे घर एक तरह से बता रहा हूँ। आप सिर्फ ये ना सोचें मैं स्टोन आपको बता रहा हूँ, अपने जहन में ये रखें कि मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि ये घर अच्छा और ये घर बुरा है इस असेंडेंट के मुताबिक। इस चीज़ पे आप लोग का फोकस होना चाहिए।
मरकरी का स्टोन एमरल्ड लेके पहना जा सकता है। अब बात करते हैं जायचे के तीसरे घर की। वीनस एंड मून वैसी एंटी है, इस जायचे में मून का स्टोन नहीं पहना जाएगा। अगर कंबस्ट हो जाए फिर पहनेंगे, अदरवाइज नहीं पहनेंगे। चौथा घर है सन के पास, नंबर 5 जहाँ पे लिखा हुआ है 4th हाउस है सन के पास। अब वीनस और सन ये दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं। गुड एंड बैड प्लैनेट की थ्योरी आपके जहन में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वीनस ने एक और अक्लमंदी कर दी है कि उसने अपना घर का सुख, अपनी ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वो सारी की सारी अपनी माँ किसको बना ली है? शम्स को, सन को। और सन को एक दर्जा ये मिल गया माँ का, तो यहीं पे सन को और चाहिए क्या? वो तो है ही जाहो जलाल। उसको तो अक्सर लियो वाले के बारे में ये भी मशहूर है कि ये इनकी अगर तारीफ़ ना की जाए तो ये बड़े नाराज़ हो जाते हैं। इनको कई दफ़ा अपनी तारीफ़ करवाने के लिए ख़र्चा करना पड़ता है, दूसरों को पैसे देने पड़ते हैं कि हमारी तारीफ़ करो। तो बहरहाल ये जनरल एनालिसिस है, ज़रूरी नहीं सारे ऐसे हो। तो यहाँ पर जब उसने वीनस ने रुतबा दे दिया केंद्र हाउस में सन को, सन यहाँ पर अब न्यूट्रल हो जाता है। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि ये सिर्फ जेमस्टोन का लेक्चर नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अपने जहन को खोल के रखें और होश में रहें। सन इस जायचे में न्यूट्रल है, अब वो दुश्मन नहीं है इसका। यहाँ पर सन का स्टोन इस जायचे में लेकर पहना जा सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को याकूत रेकमेंड किए जिनका घर नहीं बन रहा था, जिनके घर में सुख नहीं था। उनका घर भी बना जब भी सन की दशा अंतरदशा चली, सन अच्छी जगह से ट्रांजिट किया, उसने नज़र डाली, एस्पेक्ट डाली, घर लेने में, प्रॉपर्टी बाय करने में, गाड़ी लेने में, सवारी लेने में लोगों को बड़ी आसानी रही। तो यहाँ पर स्टोन रेकमेंड सन का किया जा सकता है। लेकिन अगर वो छठे में, 8वें में, 12वें में बैठा हो तो खुदा का वास्ता है ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा कि नहस जगह पे ना हो, हबूद का ना हो, तीसरे में ना हो, हार्डशिप ना उसकी बढ़ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने जहन में वो डायग्राम याद रखिएगा रेड मार्क वाली, आप लोगों को लेक्चर के एंड पे मिल जाएगी वो डायग्राम, कि जिन जिन हाउसेस को रेड किया हुआ है उनके स्टोन्स नहीं पहनने। नेक्स्ट बात करते हैं जायचे में 7वां घर और 12वां घर। नंबर 8 और नंबर 1 जहाँ पे लिखा है ये है मार्स के पास। मार्स वीनस का एंटी है और घर उसको मिला हुआ है बिल्कुल ऑपोजिट सामने वाला, तो मार्स का स्टोन इस जायचे में नहीं पहना जाएगा। वो जो एक कॉन्सेप्ट आप लोग का अभी तक ये क्लियर नहीं ना हो रहा कि केंद्र का घर है 7वां तो वो अच्छा है, ज़रूरी नहीं कि केंद्र का 7वां घर अच्छा हो। जायचे में पहला, तीसरा और 10वां घर केंद्र के जो हैं वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जो 7वां घर है वो चूँकि लगन के बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं फिर आपको बता दूं तो उस बेस के ऊपर अगर किसी एंटी प्लैनेट को वो हाउस मिल जाता है तो एंटी प्लैनेट प्रॉब्लम देता है। अगर वो दाएं बाएं होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम ना होती, लेकिन सामने बैठा हुआ है, बिल्कुल डर खौफ रहेगा। लगन लॉर्ड की मैं बात करूंगा कि लगन लॉर्ड जो है वो हमेशा अच्छा ही होता है, यानी एरीज असेंडेंट में मार्स है, टॉरस असेंडेंट में वीनस है, लगन का पाइसिस तक जो भी प्लैनेट्स हैं वो सब के सब, चूँकि कैप्टन है ना, घर का मालिक है, जायचे का मालिक है, वो कभी ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर उस पर कोई बैड थ्योरी अप्लाई हो जाती है, हबूद का है, नीच का है, किसी ख़राब घर में जाके बैठा हुआ है, तो फिर वो ख़राब रहेगा, अदरवाइज़ वो ख़राब नहीं है। लेकिन लगन लॉर्ड अगर ख़राब हो जाए, यहाँ पे एक और सवाल ज़हन में आया कि अगर लगन लॉर्ड ख़राब हो जाता है तो जो बाकी हाउसेस के जो दोस्त हैं वो उसके दोस्त रहेंगे या दुश्मन हो जाएंगे? जो बाकी हाउसेस के उसके जो दोस्त हैं, दुश्मन हैं, वो उसी तरह से परफॉर्म करेंगे, मैलेफिक, बेनिफिशियल एंड न्यूट्रल। कि अगर लगन लॉर्ड ख़राब है, लेट्स सपोज एक बंदे का लगन ही ख़राब है, और आप उसको कैसे ठीक करेंगे कि इस बंदे का तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, इसको कैसे ठीक करें? आप उसके फाइनेंसिस ठीक कर दें, दूसरा घर ठीक कर दें, आप उसके माँ बाप से रिलेटेड चीज़ों को ठीक कर दें, आप उसकी औलाद से रिलेटेड चीज़ों को ठीक कर दें, आप उसकी बीवी से, उसके वालिद से, उसके करियर का लॉर्ड अच्छा है तो उसको करियर में बेहतर कर दें ताकि उसके सिलसिले चलते रहें।
उसके साथ जैसे एक बंदे का दिमाग अगर काम नहीं करता तो उसको साथ किसी न किसी एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। उसके साथ कुछ ऐसे लोग अटैच हो जाएं कि क्यों शादी के बाद या कोई औलाद हो जाने के बाद एकदम से बंदा तरक्की करता है या तनज़ली की तरफ चला जाता है। तो कोई ना कोई चीज़ उसके साथ जो बेहतर है आके जुड़ रही है तो उसको फ़ायदा दे रही है और नुकसान दे रही है। जेमिनी असेंडेंट के अंदर हम जल्दी से देखते हैं, जेमिनी असेंडेंट ने ज़ायचे का फर्स्ट हाउस एंड फोर्थ हाउस अपने पास रखा हुआ है। मरकरी इसका स्टोन पहना जाता है। सेकंड हाउस है मून का। अब मून एंड मरकरी बोथ आर एंटी। अब यहाँ पर इस ज़ायचे में मून का स्टोन पहनने का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मैंने जब पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि अगर आप इस बंदे का फाइनेंस बेहतर करेंगे उसके साथ साथ आप उस बंदे को बदतमीज़ भी कर देंगे, उसका लहजा तल, उसकी जो एंटी होने की खुसूसियत है वो एक्टिव हो जाएगी, उसकी साथ साथ उसके ख़ानदानी मसले मसाइल बढ़ना शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स देगा यहाँ पे। फिर इसके बाद थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस का है सन का। अब सन जो है मरकरी का है दोस्त, लेकिन इसका स्टोन नहीं हम पहनेंगे। रेड मार्क अपने जहन में रखिएगा क्योंकि इसके पास अब आ गई है हार्डशिप। फिर इसके बाद ज़ायचे का 5वां घर और 12वां घर, नंबर 7 एंड नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है वीनस एंड मरकरी बोथ आर फ्रेंडली, तो इसका स्टोन पहना जाएगा, यानी ओपल पहना जा सकता है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट ज़रूर देखिएगा। ज़ायचे का 6वां घर और ज़ायचे का 11वां घर, मार्स मरकरी वैसी एंटी है तो यहाँ पर मार्स का स्टोन नहीं पहना जाएगा और मार्स ज़ायचे में जिधर जिधर जाएगा ख़राबियाँ देगा। ज़ायचे का 7वां घर और ज़ायचे का 10वां घर, ये मरकरी ने किसको दिया है? जुपिटर को। और जुपिटर जो है इस ज़ायचे के अंदर मरकरी का चूँकि दोस्त है, बेनिफिशियल है, इसका स्टोन भी पहना जाएगा, जहाँ जहाँ से वो ट्रांजिट करेगा दशा अंतर दशा में फ़ायदा देगा, लेकिन अगर उसकी प्लेसमेंट ख़राब है फिर वो प्रॉब्लम्स देगा। लास्ट में हम बात करते हैं ज़ायचे में सैटर्न की 10वां और 11वां नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे 8वां घर और 9वां घर। अब सैटर्न जो है इस ज़ायचे में चूँकि मूल त्रिकोण का घर लेकर बैठा हुआ है, एक 8वां घर तो है उसके पास, लेकिन उसके पास है मूल त्रिकोण का, उसका नसीब है साहिब ज़ायचा का, किस्मत है, काबिलियत है उसकी, जो लेकर उसने पैदा होना है वो है ज़ोहल के पास। और मरकरी और सैटर्न वैसे भी फ्रेंडली है, तो इस ज़ायचे में सैटर्न का स्टोन भी लेकर पहना जाता है। सैटर्न इस ज़ायचे में अच्छा है। अब आप लोगों की ये कन्फ्यूजन दूर हो जानी चाहिए कि न्यूट्रल कैसे देखेंगे, बेनिफिशियल कैसे देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंसर असेंडेंट की। कैंसर असेंडेंट का लॉर्ड मून वैसी बेनिफिशियल है, कैप्टन है, इसने दूसरा घर दिया सन को। अब सन और मून बोथ आर फ्रेंडली, लेकिन एक आग है एक पानी है, यहाँ पे ज़रा थोड़ा एलिमेंट्स का चक्कर है, एक आग है और एक है पानी। तो यहाँ पर सन जो है उसका स्टोन आप कभी रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि तलखी बढ़ जाएगी। कुछ चीज़ें गुड एंड बैड प्लैनेट से हट के हमें भी देखनी होती हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स अगर देखें, एक आग है और एक पानी है, दोनों का मिलाप एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो यहाँ पर स्टोन अगर पहना जाएगा तो वो प्रॉब्लम देगा, उसको हमने एक्टिव नहीं करना, अपनी अपनी हद में उनको रहने देना। और सन वैसे भी गरूब होता नहीं है, कमबख्त तो होता नहीं है, ये डिग्री वाइज चाहे इसकी ताकत कम हो, आपके लिए रेमेडी भी मुझे मिल गई है, तो डिग्री वाइज इसकी ताकत भले कम हो वो एक अलग बात है, लेकिन इसको आपने स्टोन नहीं पहनाना, इसका कोई ऑल्टरनेटिव निकालेंगे। थर्ड हाउस एंड 12th हाउस, मरकरी जो है वो देख रहा है 3रा और 12वां घर, और मरकरी एंटी है असेंडेंट का लॉर्ड मून का, तो इस ज़ायचे में मरकरी का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और सॉरी, मरकरी और मून दोनों फ्रेंडली नहीं है, एंटी हैं एक दूसरे के। इसके बाद हम बात करते हैं ज़ायचे में 4th हाउस एंड 11th हाउस की, नंबर 7 और नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है।
अब यहाँ पर मून ने अक्लमंदी ये की है कि उसने वीनस को अपनी क्या बना ली है, ममता दे दी है और करियर प्रॉफिट दे दिया दूसरी तरफ से कि भाई जो आ रहा है तुम रख लो, तुम्हें दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पर एंटी होने के बावजूद वीनस कैंसर असेंडेंट में न्यूट्रल है, ये मैलेफिक नहीं है, इसका स्टोन पहना जाएगा। 5th हाउस और 10th हाउस की हम बात करते हैं। मून ने 5वां घर नंबर 8 और 10वां घर नंबर 1 जहाँ पे लिखा है ये मार्स को दिया है। मार्स और मून दोनों फ्रेंडली है, इसका स्टोन पहना जाता है, मार्स बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद 6ठा घर और जायचे का 9वां घर नंबर 9 और 12 जहाँ पे लिखा है ये मून ने दिया जुपिटर को। जुपिटर एंड मून बोथ आर फ्रेंडली और जुपिटर को मिला है मूल त्रिकोण का एक घर, 9वां घर। 9वां घर मिलने की वजह से भले उसके पास एक नहस घर है, लेकिन 9वां घर उसका नसीब उसको मिलने की वजह से जुपिटर इस जायचे में एक पॉजिटिव प्लैनेट है। वो जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा अच्छाई देगा, अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई बैड थ्योरी अप्लाई ना हो जाए, और स्टोन इसका पहना जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लियो की जानिब। लियो की अगर बात की जाए तो लगन का लॉर्ड सन, सैटर्न का नहीं बताया, अच्छा कैंसर के अंदर हम बात करते हैं 7वां और 8वां घर। सैटर्न जो है 7th एंड 8th हाउस, इसका लॉर्ड है सैटर्न जो कि एंटी है मून का, और इसको एक तो नहस घर मिला हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम ये सोचें कि भाई केंद्र का घर इसके पास है, लेकिन लगन का दोस्त नहीं है, दुश्मन है, और उसके मुकाबले पे बैठा हुआ है, तो सैटर्न जो है इस जायचे में एंटी प्लैनेट है, जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा ख़राबियाँ देगा। इस सिचुएशन में एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरा एक दोस्त है कराची में, उसका भी सेम यही जायचा है और उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो एक एस्ट्रोलॉजर ने उनको रिकमेंड कर दिया कि आप नीलम लेके पहन लें ताकि शादी हो जाए। उस बेचारे की शादी तो नहीं हुई, लेकिन 3 साल उसने नीलम पहना है। वो जो कमाता था दूसरों को दे देता, जो कमाता था कभी कोई मांगने आ जाता था, कभी उसकी गाड़ी लग जाती। 8वां घर भी एक्टिव हो गया, कभी उसकी गाड़ी लग गई है कि ज़िंदगी में उसने कभी 0 मीटर के अलावा गाड़ी नहीं रखी। उन 3 सालों में 6 दफ़ा उसके कोई 12 एक्सीडेंट हो चुके थे। उसने कोई दर्जनों गाड़ियां लेके बेच चुका था, क्योंकि जो गाड़ी लेता था अफोर्ड नहीं होती थी, एक्सीडेंट हो जाते थे। फिर लोगों के साथ उसकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, दूसरों के साथ, कि जो बंदा आता था उसकी पेमेंट्स ब्लॉक, क्योंकि डेली वेजेस पे काम करता था। शादी तो हुई नहीं, लेकिन वो शादी करने के काबिल भी नहीं रहा, क्योंकि जो पैसे थे वो भी चले गए। तो यहाँ पर हमें बड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा करना होता है कि अगर शादी नहीं हो रही तो आप लोगों को पता है दूसरा घर है ख़ानदान में इजाफे का, दूसरे घर को एक्टिव कर दें आप। आपको पता है कि चौथा घर घर का सुख है, आप घर के सुख को एक्टिव कर दें। अब 5वां घर औलाद का है, अब औलाद के लिए बीवी या शौहर तो चाहिए होगा, आप उसको एक्टिव कर दें। तो ऑल्टरनेटिव वेज के ऊपर आप जाइए जो साहिब जायचा को प्रॉब्लम ना दें। नेक्स्ट बात करते हैं लियो असेंडेंट की। लियो असेंडेंट का लॉर्ड सन बज़ाते ख़ुद कैप्टन है, इसका स्टोन रूबी पहना जा सकता है, लेकिन ख़राब जगह पे हो तो अवॉइड करें। इसने दिया दूसरा घर और 11वां घर मरकरी को। मरकरी सन बोथ आर फ्रेंडली, इसका स्टोन पहना जा सकता है। 7वां नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है 3rd हाउस एंड 10th हाउस, ये इसने दिया वीनस को। तीसरा घर और 10वां घर ये है वीनस के पास। अब वीनस जो है इस जायचे में सन का एंटी है, ये समझिए सन का एंटी है, लेकिन उसको मिला है केंद्र का एक अच्छा घर कि सन ने उसको दे दिया कि मैं जो भी हूँ तुम मेरा कारोबार चलाओ, तुम मेरी तरक्की हो, तुम मेरी इज़्ज़त हो, तुम मेरी रिस्पेक्ट हो, तुम मेरी मुस्तकिल मिजाजी हो, तुम मेरी ग्रोथ हो। अब वीनस के पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब वीनस तो है ही एंटी सन का, जब उसको पता चला कि मुझे अच्छी चीज़ें मिल गई हैं तो ठीक है मैं इसको नहीं तंग कर। अब वीनस इस जायचे में न्यूट्रल है।
वीनस का स्टोन लियो असेंडेंट के अंदर पहना जा सकता है, फ़ायदेमंद। वीनस इस जायचे में प्रॉब्लम नहीं देगा अनलेस और अनटिल उस पर कोई बैड थ्योरी अप्लाई ना हो जाए। अब इस जायचे में ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4th हाउस एंड 9th हाउस। इसका लॉर्ड है मार्स जो कि सन का दोस्त है, इसका स्टोन पहना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जायचे में 5th हाउस एंड 8th हाउस। इसका लॉर्ड है जुपिटर। अब जुपिटर के पास 5th हाउस मूल त्रिकोण का एक अच्छा घर है, तो यहाँ पर वैसी सन का वो दोस्त भी है, इसका स्टोन भी पहना जा सकता है। लेकिन अगर वो नहज घर में चला जाता है, विपरीत राजयोग की कंडीशन में चला जाता है, तो फिर स्टोन नहीं पहनेंगे। कि जुपिटर के पास 8वां घर भी है, और अगर 8वें घर में बैठा है और लगन का लॉर्ड अच्छा है, विपरीत राजयोग है, लेकिन उसका स्टोन नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके हादसात को एक्टिव कर देंगे, कि वही सिचुएशन जो अभी मैं पीछे बता रहा था। तो यहाँ पर स्टोन नहीं रिकमेंड करेंगे। अगर वो अच्छी जगह पे एक राजयोग लग गया, फिर क्या ज़रूरत है उसका स्टोन पहनने की? जब एक चीज़ बाउंड हो गई ना अच्छे असरात देने के लिए, तो क्यों उसको एक्टिव करें फिर आप? अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ुहल की। ज़ुहल के पास है 6ठा और 7वां घर। ज़ुहल इस जायचे में एंटी है, भले उसको केंद्र का घर मिला हुआ है, लेकिन ऑपोजिट है उसके, बिल्कुल सामने वाला घर लेकर बैठा हुआ है, साथ नहज घर भी है। तो इस जायचे में सैटर्न का स्टोन नहीं पहनेंगे, क्योंकि ये मैलेफिक है और मैलेफिक ही रहेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, सॉरी अब क्या रह गया? मून रह गया। अच्छा जी, मून की हम बात करते हैं। मून के पास है जायचे का लियो असेंडेंट में 12th हाउस। मून इस जायचे में सन का भले दोस्त है, लेकिन घर उसको मिला हुआ है ख़राब। तो मून इस जायचे में इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। कभी भी मून का स्टोन नहीं पहनेंगे। मून जहाँ जाएगा ख़र्चे बढ़ाएगा, जहाँ जाएगा हासदीन देगा, जिधर जाएगा तन्हाई देगा, हर जगह प्रॉब्लम देगा मून। ड्यूल नेशनैलिटी अगर उसको चाहिए ना, ड्यूल नेशनैलिटी से पहले 2 महीने हॉस्पिटल रह के आएगा, 3 महीने जेल में रह के आएगा, और ड्यूल नेशनैलिटी के लिए उसके पास पैसे ही नहीं इकट्ठे होंगे। तो बेहतर है कि आप उसको एक्टिव ना करें, आप उसके ऑल्टरनेटिव की तरफ जाएं। वाइट मून है ना, मंडे का दिन है, वाइट चीज़ें, वाइट कलर के सदक़ात उसके बढ़ा दें। आप वाइट चीज़ों की रेमेडीज़ उसकी करवाएं। सफ़ेद रंग के जो उसका देना है वो उसको कहें कि बढ़ा दे वो, ठीक है। और देखें ड्यूल, ये यहाँ पे एक और सवाल भी है। एक है ड्यूल नेशनैलिटी, एक है जाना। जो लेकर जाने वाला है ना, वो घर है 9वां। जो नेशनैलिटी दिलवाने वाला है वो है घर 12वां। तो सबसे पहले तो उसको जाने के काबिल बनाएं। वो जब चला जाता है तो फिर नेशनैलिटी मिल ही जाएगी उसको। फिर 5वां घर एक्टिव कर दें, कोई मेम फंसा ले, आसानी हो जाएगी, ऑल्टरनेटिव है। ये मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है, मैं तो मजाक में ऐसी बात कर गया हूँ कि किसी और नेशनैलिटी के वहाँ पे शादी कर ले। अगर 12वां घर फिर भी ख़राब है, 10वां घर वर्क परमिट के लिए चला जाए, वर्क परमिट पे अपने आप को सेट कर ले। तो आप देखें ऑल्टरनेटिव क्या हैं, अपने आप को एक चीज़ पे महदूद ना करें। नेक्स्ट बात करते हैं वर्गो लगन की। वर्गो लगन मरकरी कैप्टन है, 2 घर इसने रखे हुए हैं, पहला और 10वां। इसका स्टोन लेके पहना जा सकता है। इसने दिया जायचे का 2रा और 9वां घर वीनस को, इसका स्टोन भी लेके पहना जा सकता है, बेनिफिशियल है, लेकिन बैड थ्योरी अप्लाई ना हो, ये ज़रूर देखिएगा। 3rd हाउस एंड 8th हाउस की बात करें, मार्स इस जायचे में मरकरी का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो मार्स का स्टोन कभी भी नहीं पहना जाएगा। मार्स की सिर्फ रेमेडीज़ होंगी। फिर इसके बाद जायचे का 4th एंड 7th हाउस जुपिटर के पास है। जुपिटर वर्गो असेंडेंट में एक फ्रेंडली है, अच्छा है, इसका स्टोन पहना जा सकता है। हाँ, अब इसकी शादी अगर करवानी है तो आप येलो सफ़ायर पहनाएं, लेकिन उस पर कोई दोष ना लगाओ या नीच का ना हो, 5वें घर में ना बैठा हो, ख़राब ना हो। तो यहाँ पर आप, अब शादी नहीं हो रही, आप पहनाएं उसको, पीला पुखराज पहनाएं, डायरेक्ट पहनाएं, उसको फ़ायदा देगा। फिर इसके बाद 5वां और 6ठा घर सैटर्न के पास है। अब सैटर्न जो है मरकरी के दोस्त है,
और मूल त्रिकोण का एक घर सैटर्न को चूँकि मिला हुआ है तो इस जायचे में सैटर्न का स्टोन भी पहना जा सकता है। सैटर्न बेनिफिशियल है, नुकसान नहीं देगा। इवन विपरीत राजयोग की कंडीशन में भी जाता है तब तो फ़ायदा देगा ही देगा, लेकिन अगर 5th हाउस से भी अगर उसको हम देखें मूल त्रिकोण का घर मिला है वो वैसे ही बेनिफिशियल हो चुका हुआ है लगन के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस का स्टोन मून एंटी है, नहीं पहनेंगे। फिर उसके बाद 12th हाउस का लॉर्ड है सन, इसका स्टोन नहीं पहनेंगे क्योंकि नहस घर का स्टोन नहीं पहना जाता। और जो ब्राउन हाउसेस थे 11वां और दूसरा, ये हम कंडीशन देख के पहनते हैं स्टोन कि दोस्त के पास है या दुश्मन के पास है, फिर देख के स्टोन पहना जाता है। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, नेक्स्ट जायचा लिब्रा लगन का लॉर्ड वीनस का स्टोन पहना जाता है लिब्रा असेंडेंट में, साहिब जायचा अगर अपने आप को तकवीत देना चाहे। फिर इसके बाद 2nd हाउस एंड 7th हाउस, दूसरा और 7वां घर मार्स के पास है और मार्स को मिला है बिल्कुल लगन के सामने वाला 7वां घर, और वैसे भी वीनस एंड मार्स बोथ आर एंटी, इसका स्टोन लिब्रा लगन में नहीं पहना जाता। फिर इसके बाद 3rd हाउस एंड 6th हाउस, ये जुपिटर के पास है। जुपिटर वीनस बोथ आर एंटी, इसका स्टोन भी नहीं पहना जाएगा, विच मीन्स कि ये प्लैनेट ख़राब है लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए। फिर हम बात करते हैं 4th एंड 5th हाउस की। नंबर 10 और 11 जहाँ पे लिखा हुआ है ये हाउस है सैटर्न के। सैटर्न लगन का दोस्त है, वीनस का दोस्त है, और दो अच्छे घर, एक केंद्र का भी मिल गया और मूल त्रिकोण का भी मिल गया, दोनों अच्छे घर इसको मिल गए। तो ये अच्छी जगह पे मौजूद हो सैटर्न, तो आंखें बंद करके भी इसका स्टोन पहने तो फ़ायदा देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जायचे में 9th हाउस एंड 12th हाउस। 9वां घर और 12वां घर ये है मरकरी के पास। मरकरी के पास एक नहस घर है और एक है 9th हाउस, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो मरकरी वैसी वीनस का दोस्त है, तो मरकरी का स्टोन इस जायचे में लेके पहना जा सकता है। नंबर 10 यानी 10वां घर, नंबर 4 जहाँ पे लिखा है ये है मून के पास। अब मून इस असेंडेंट के मुताबिक है तो एंटी, लेकिन घर उसको चूँकि केंद्र का अच्छा मिला हुआ है। अगर मून को 7वां घर मिला होता ना तो ये और एंटी लगन होती तो ये दुश्मन थे एक दूसरे के, लेकिन चूँकि मून अब हट गया है, साइड वाले पोर्शन पे चला गया है, जायचे के राइट साइड पे चला गया, तो मून को मिला 10वां घर और केंद्र का घर, चूँकि वीनस ने अपना सब कारोबार, रोज़ी रोटी सब उसने दे दी है मून को, तो मून इसी में फूले नहीं समाता, वो न्यूट्रल हो जाता है बेचारा, वैसे ही मामता है, जज्बाती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं देता। तो मून का स्टोन भी लिब्रा असेंडेंट के अंदर लेकर पहना जा सकता है। सिर्फ अपने जहन में ये मत रखें कि स्टोन मैं बता रहा हूँ, जहन में ये रखें कि जायचे में मून न्यूट्रल है, इस चीज़ को अपने जहन में रखें। और फिर 11th हाउस की बात करते हैं, सन के पास है तो इसका स्टोन नहीं पहनेंगे, ये हाउस एंटी है लगन का। नेक्स्ट जायचे की तरफ चलते हैं, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो असेंडेंट लगन का लॉर्ड मार्स, इसका स्टोन रेड कॉरल लेके पहना जाता है। इसने 2 घर अपने पास रखे हुए हैं, एक छठा और एक पहला, लेकिन अगर मार्स छठे घर में हो पैदाइशी तौर पे तो स्टोन नहीं पहनेंगे इसका। अपने जहन में आपने रेड बॉक्सेस को रखना है कि वो अब उस खौफ के रेडियस के अंदर बैठा हुआ है पैदाइशी तौर पे, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मेरे पे कर्जा ना आ जाए, कहीं मेरा ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, उस मायूसी के हाउस में बैठा हुआ है, तो उसको ताकत नहीं देनी आपने। और 2nd हाउस मार्स ने दिया है और 5th हाउस दिया है जुपिटर को। मार्स एंड जुपिटर बोथ आर फ्रेंडली, तो इस जायचे में जुपिटर एक अच्छा प्लैनेट है, बेनिफिशियल है, इसका स्टोन पहना जाएगा, लेकिन कोई बैड थ्योरी अप्लाई ना हो ये ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद 3rd एंड 4th हाउस है सैटर्न के पास, ज़ुहल के पास, और ज़ुहल को केंद्र का एक अच्छा घर मिला। इस बेस के ऊपर ज़ुहल इस जायचे में न्यूट्रल बिहेव करेगा, वो अब एंटी नहीं है मार्स का, इस जायचे में न्यूट्रल रहेगा क्योंकि घर उसको अच्छा मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जायचे में 7th हाउस एंड 12th हाउस, ये है वीनस के पास। तो वीनस
एंटी है मार्स का और एक नहस घर है और बिल्कुल ऑपोजिट है, 7th हाउस लेकर बैठा हुआ है, तो वीनस का स्टोन इस जायचे में नहीं पहना जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं जायचे का 8वां घर और जायचे का 11th हाउस। मरकरी एंटी है लगन लॉर्ड का, तो मरकरी का स्टोन भी इस जायचे में नहीं पहना जाएगा। हाँ, अगर गरूब हो जाता है, कंबस्ट है, देन आप पहन लें, कोई भी प्लैनेट है पहन लें। इसके बाद हम बात करते हैं 9th हाउस, मून, लगन लॉर्ड, दोस्त, स्टोन पहना जाएगा, बेनिफिशियल है। सन की अगर बात करें, सन को मिला है 10वां घर, सन लगन का दोस्त है, इसका स्टोन याकूत लेकर पहना जाएगा, लेकिन उसकी प्लेसमेंट ज़रूर देख लीजिएगा कि कहीं रेड बॉक्सेस वाले हाउस में ना चला जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस एसेंडेंट ने अपने पास 2 हाउसेस रखे हैं, पहला और चौथा, इसका स्टोन लगन का पहना जा सकता है। 2nd एंड 3rd हाउस इसने दिया सैटर्न को। सैटर्न जो है जुपिटर का एंटी है, इसका स्टोन नहीं पहना जाएगा। तो जुपिटर और सैटर्न बोथ एंटी होने की वजह से सैटर्न जहाँ जहाँ पे जाएगा प्रॉब्लम्स देगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 5th एंड 12th हाउस की। ये इसने दिया है मार्स को। मार्स एंड जुपिटर बोथ आर फ्रेंडली। मोल त्रिकोण का एक अच्छा घर इसके पास है, 2 घर हैं, एक नहस और एक मोल त्रिकोण का। यानी एक प्लैनेट जिसके पास 2 ज़ोडिक साइन हों और वो एक ख़राब घर ले ले और एक अच्छा ले ले, तो उस एक अच्छे की वजह से वो अच्छा हो जाता है। ये सिंपल अपने जहन में रखें। तो यहाँ पर मार्स अच्छी पोजीशन में कि इसका स्टोन लेके पहना जा सकता है, लेकिन रेड बॉक्सेस वाले हाउसेस का जहन में ध्यान रखिएगा कि ख़राब घर में ना मौजूद हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 6ठा और 11th हाउस। वीनस इसको देख रहा है, एंटी है, वीनस का स्टोन हम नहीं पहनेंगे, ख़राब है। 7वां और 10वां घर मरकरी के पास है, मरकरी का स्टोन पहना जा सकता है, लेकिन कोई बैड थ्योरी उस पर अप्लाई ना हो, ये देख लीजिएगा। फिर इसके बाद मून की अगर बात करें, मून गो के दोस्त है जुपिटर का, लेकिन बेचारे को घर ही नहस मिल गया। उसको वजारत कौन सी मिली है? हादसों वाली, फांसी वाली। तो कभी भी लगन नहीं चाहेगा कि मैं किसी फांसी गार्ड में जाके रोज़ बैठा रहूं, वो दूर रहेगा उससे। तो यहाँ पर मून ख़राब है, तो मून का स्टोन नहीं पहना जाएगा। मून उस वक्त अच्छा होगा जब उसको सिर्फ़ और सिर्फ विपरीत राजयोग मिलेगा, बस, अदरवाइज़ कोई अच्छाई नहीं देगा। इसके बाद 9th हाउस सन के पास है। सन जो है लगन का दोस्त है जुपिटर का, जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा पॉजिटिविटी देगा, इसका स्टोन पहन सकते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कोई बैड थ्योरी उस पर अप्लाई ना हो, हबूत का ना हो, क्योंकि सन गरूब तो होता नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के अंदर सैटर्न जो कि लगन का लॉर्ड है, 2 घर इसके पास हैं, बहुत अच्छा है, नीलम ये लोग पहन सकते हैं। इसने 3rd हाउस एंड 12th हाउस के तीसरा घर और 12वां घर इसने दिया जुपिटर को। जुपिटर सैटर्न बोथ आर एंटी, तो जुपिटर इस जायचे में मैलेफिक है, अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम्स देगा, इसका स्टोन नहीं पहनेंगे। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जायचे का 4था घर और जायचे का 11th हाउस, ये इसने दिया मार्स को। अब मार्स और सैटर्न बोथ आर एंटी, दुश्मन है, लेकिन चूंकि केंद्र का घर इसको मिला है, 4था घर, 4th हाउस मिलने की वजह से मार्स इस जायचे के अंदर एक न्यूट्रल प्लैनेट बन जाएगा, वो ख़राबी नहीं देगा। मार्स का स्टोन हम इस जायचे में लेकर पहन सकते हैं। फिर उसके बाद 5वां घर और 10वां घर, ये है वीनस के पास। एक मोल त्रिकोण का, एक केंद्र का घर। एक दोस्त ने दूसरे गहरे दोस्त को 2 अच्छे घर दे दिए, इस वजह से वीनस इस जायचे में एक पॉजिटिव प्लैनेट है, जहाँ जाएगा अच्छाइयाँ देगा, इसका स्टोन भी पहना जाएगा, लेकिन इस पर कोई बैड थ्योरी अप्लाई ना हो। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जायचे का 6ठा घर और 9वां घर, ये इसने दिया मरकरी को। और मरकरी के पास एक मोल त्रिकोण का अच्छा घर है और एक नहस घर है। मोल त्रिकोण का घर मिलने की वजह से मरकरी जायचे में पॉजिटिव रहेगा, इसका स्टोन लेकर पहना जा सकता है। अब हम बात करते हैं 7th हाउस की, जो है मून के पास। मून एंड सैटर्न बोथ आर एंटी प्लैनेट्स और ऑपोजिट हैं, आमने सामने हैं, एक असेंडेंट है, दूसरा डिसेंडेंट है।
तो दोनों का शदीद मुखालफत है, तो यहाँ पर कभी भी इसका स्टोन लेके नहीं पहनेंगे। और अक्सर कैप्रिकॉर्न्स वालों को अपने शौहर से या बीवी से शिकायत भी रहती है। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे 8वें घर की तरफ कि 8वां घर इसको सन देख रहा है, सन को मिला है, सन वैसे ही लगन का दोस्त नहीं है, तो इसका स्टोन इस जायचे में लेकर नहीं पहनेंगे। ये सिर्फ उस वक़्त अच्छा होगा जब इस पे विपरीत राजयोग लगेगा, अदरवाइज़ इसकी कोई अच्छाई नहीं। या अपने घर में आकर बैठ जाए, लगन लॉट भले ख़राब हो तो अपने घर में आकर बैठ के फिर ख़राबी अपने घर से रिलेटेड ये नहीं देगा। अदरवाइज़ सन इस जायचे में शदीद मैलेफिक है, जिधर जाएगा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देता रहेगा, और जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ भी प्रॉब्लम्स देता रहेगा। सेकंड लास्ट असेंडेंट की हम बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस असेंडेंट का लॉर्ड सैटर्न, इसका स्टोन पहना जा सकता है, लेकिन यही सैटर्न अगर एक घर पीछे हो 12वें घर में, फिर इसका स्टोन नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि तन्हाई अकेलेपन के घर में है, ख़राब भले उसका अपना घर है, लेकिन रेड बॉक्सेस को अपने जहन में रखें, बजाय इसके कि आप सवाल करें। आप लोगों के लिए मैंने आसान किया था कि शुरू में मैंने आपको ग्रीन, ब्लू, ब्राउन एंड रेड बॉक्सेस दिखाए थे कि रेड बॉक्सेस वाले हाउसेस का स्टोन नहीं पहना जाता, फिर ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना है। सैटर्न ने दूसरा घर और 11वां घर दिया है जुपिटर को, और जुपिटर है सैटर्न का एंटी, इसका स्टोन नहीं पहना जाता। हाँ, जुपिटर एक ऐसा सितारा है, कुछ चीज़ों में मैंने ये देखा है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ों में मैंने देखा है कि जुपिटर वाहिद एक प्लैनेट है जो खैर व बरकत का सितारा है, जिसको हम कहते हैं, जिसको गुरु कहते हैं, इल्म है, नॉलेज है। कि एक्वेरियस असेंडेंट की हद तक सिर्फ बात कर रहा हूँ। एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर अगर जुपिटर का स्टोन कुछ लोगों को पहनाया है मैंने, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं सिर्फ जुपिटर के अच्छे होने की वजह से। कि जुपिटर अगर दूसरे घर में, अपने घर में है, या जुपिटर 11th हाउस में बैठा हुआ है, या इसी जायचे के अंदर जुपिटर किसी अच्छी प्लेसमेंट में मौजूद है, तो जुपिटर चूँकि खैर व बरकत का सितारा है, इसके पास बुराई नहीं है, जुपिटर के पास बुराई नहीं है, इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये बुराई नहीं है इसके पास, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो जुपिटर किस हद तक सिर्फ मैं बात करूंगा एक्वेरियस असेंडेंट में, भले वो एंटी है, मैलेफिक है, या जो भी है, लेकिन अपनी एक अच्छी खसूसियत की वजह से सिर्फ एक्वेरियस असेंडेंट वालों को ये तंग नहीं करता। तो इनकी हद तक अगर आप इसका स्टोन रिकमेंड करते हैं किसी को, तो वो फ़ायदा दे सकता है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। उसको हम कहते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन, कि फिर हमें एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ जाना होता है। अब सैटर्न ने दिया तीसरा घर और 10वां घर मार्स को। मार्स के पास चूँकि केंद्र का एक घर मौजूद है, 10वां अच्छा घर, तो एक्वेरियस असेंडेंट में मार्स सैटर्न भले दोनों एंटी हैं, लेकिन केंद्र का एक अच्छा घर मिलने की वजह से मार्स न्यूट्रल हो जाता है इस जायचे में, और यहाँ पर इसका स्टोन लेकर पहना जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं 4th हाउस एंड 9th हाउस की। वीनस दोस्त है सैटर्न का, इसका स्टोन भी पहना जाता है, लेकिन कोई बैड थ्योरीज पे अप्लाई ना हो, ये ज़रूर देख लीजिएगा। 5th हाउस एंड 8th हाउस की अगर हम बात करें, मरकरी सैटर्न का दोस्त है, मोल तरकोन का एक अच्छा 5वां घर इसने लिया है, इसका स्टोन भी पहना जाएगा। मून के पास है जायचे का 6ठा घर, ये नहस हाउस है, इसका स्टोन नहीं पहनेंगे। सन है 7वां घर, ये एंटी है लगन का, इसका स्टोन भी नहीं लेकर पहना जाएगा। लास्ट असेंडेंट की हम बात करते हैं पाइसिस की। पाइसिस असेंडेंट ने 2 घर अपने पास जुपिटर ने रखे हैं, पहला और 10वां। तो जुपिटर का स्टोन इस जायचे में बनता है, चूँकि कैप्टन है, पॉजिटिव है। दूसरा घर और 9वां घर जिसने दिया मार्स को, अपने दोस्त को, इसका स्टोन भी पहना जा सकता है। फिर तीसरा घर और 8वां घर इसने दिया वीनस को, जो कि लगन लॉर्ड के मुताबिक एंटी है, इसका स्टोन नहीं पहना जाएगा। 4th हाउस एंड 7th हाउस ये मरकरी इसका दोस्त है, इसका स्टोन पहन सकते हैं। 5th हाउस इसने दिया मून को, इसका स्टोन पहना जाएगा, दोस्त है। 6ठा घर इसने दिया है सन को। सन गो के जुपिटर का दोस्त ज़रूर है, लेकिन उसको घर मिल गया नहस,
उसको एक बीमारी की वजारत मिल गई है। तो आप अगर किसी बंदे को ये बोलें ना कि मैं तुम्हें देता हूँ 5 करोड़, लेकिन उसके बाद पहले तो वो बड़ा खुश होगा कि मुझे ठीक है 5 करोड़ मिल गया, लेकिन शर्त ये है ना इसके बाद तुम चल सकोगे, ना तुम देख सकोगे, ना तुम सुन सकोगे, ना तुम बोल सकोगे। तो वो कहेगा भाई मेरे से 5 करोड़ और ले लो, मुझे इस किस्म के 5 करोड़ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सेम वही कंडीशन है कि आप सन को कभी भी यहाँ पे एक्टिव नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स देगा। अब ये जो मेन इतना लंबा लेक्चर देने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताना सिर्फ ये नहीं है कि स्टोन को कैसे हम यूज़ करते हैं, बताने का मकसद ये है कि कौन सा प्लैनेट किस एसेंडेंट में बेनिफिशियल है, मैलेफिक है या न्यूट्रल है। और सबसे पहली डायग्राम आप लोगों के जहन में होनी चाहिए जो हमने शुरू में पढ़ी थी, जो ग्रीन वाले हैं, जो ब्राउन वाले हैं, जो ब्लू हैं, जो रेड हैं। रेड वालों में तो बिल्कुल भी आप इसका स्टोन लेकर मत पहने, लेकिन अगर एक नहज घर है और दूसरा मोलतर कोन केंद्र को अच्छा घर है प्लैनेट का, तो फिर आप उसका स्टोन कैरी कर सकते हैं। जब भी आपने जायचा बनाना है, जायचा बनाना आपने डेट ऑफ बर्थ दिया, टाइम ऑफ बर्थ दिया, सिटी ऑफ बर्थ दिया, सबसे पहले आपने देखा लगन ये है, फ़ौरन नोट करें। अब इस लगन के मुताबिक दूसरा घर किसके पास है, तीसरा किसके पास है, चौथा ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये एंटी है, ये मैलेफिक है, ये न्यूट्रल है। जब ये चीज़ें आप एवेल्यूएट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि हमने इसको ठीक कैसे करना है, हमने इसको प्रेडिक्ट क्या करना है, हमने इसको बताना कैसे है। आज के इस लेक्चर से पहले हो सकता है कि किसी बंदे का लगन जो है वो एक प्लैनेट है और जो 10वां घर है वो किसी दुश्मन के पास है। आप उसको ये कह देते भैया आप तो सारी ज़िंदगी काम ही नहीं कर सकते, आपका तो कारोबार ही आपका दुश्मन चला रहा है। अब वो कि मेरा दुश्मन कौन है, सारी ज़िंदगी वो सोचता रहे मेरा दुश्मन कौन है। तो आज के इस लेक्चर के बाद ये चीज़ क्लियर होती है कि जो एंटी प्लैनेट है, कि कोई भी प्लैनेट जब तक आप उसकी प्लेसमेंट ना देख लें आप उसकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अब 10वां घर अगर किसी ऐसे प्लैनेट को मिल जाता है जो एंटी है लेकिन उसकी वजह से वो न्यूट्रल हो जाता है, अब वो फ़ायदा देगा उसको। अब आप उसका स्टोन भी पहन रहे हैं, आप उस घर से फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उस प्लैनेट की ख़राबियाँ भी एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि आज का लेक्चर बिल्कुल भी जेमस्टोन के ऊपर नहीं था। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये समझाना था कि हाउसेस की डिवाइडेशन जब आप जायचा बनाते हैं तो पहली सीढ़ी आपकी क्या होनी चाहिए जायचा बनाने के बाद। पहली सीढ़ी है हाउसेस की डिवाइडेशन अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स। दीज आर गुड प्लैनेट्स, दीज आर बैड प्लैनेट्स एंड दीज आर न्यूट्रल प्लैनेट्स। अब चीज़ें, आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट इसीलिए था कि अब आपको ये ड्राइव करना है कि जायचा तो आप बना लेंगे, 12 असेंडेंट्स आपने पढ़ लिए हैं, लेकिन उसकी अब इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। इंटरप्रिटेशन का फर्स्ट असूल ये है कि जायचा बना के तमाम प्लैनेट्स को पहले अरेंज करें। अरेंज करने के बाद आप ये देखें कि आप उन हाउसेस को कैसे यूज़ करेंगे। देन उसके बाद आप दूसरे बंदे को प्रेडिक्ट करना शुरू करें कि आपके जायचे में मार्स इस डिग्री पे है, ये आपको फ़ायदा देगा, सैटर्न इस डिग्री पे है, ये आपको फ़ायदा देगा। अभी एक घर में अगर 2-3 से आ रहे हैं उसको भी छोड़ दें, अभी सिंगल हैंडेडली लेके चलें। तो इसके बाद जेमस्टोन बताने का मकसद ये है ताकि फ़ौरी तौर के ऊपर अगर आप किसी की को ख़राबी दूर करते हैं तो ये आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है। मेन मकसद आपको समझाना था हाउसेस की डिवाइडेशन। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लास्ट में आप लोगों को बतानी है वो ये है कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि मेरा लकी नंबर क्या है, मेरा लकी दिन कौन सा है, मेरा लकी कलर कौन सा है। स्टोन तो पूछते ही हैं लोग। मेरे लिए लकी ज़ोडिक साइन कौन से हैं, मैं कंपैटिबल किसके साथ हूँ, मेरी शादी होनी है तो मैं किस का इंतखाब करूँ,
मैंने पार्टनरशिप करनी है, मैं किसका इंतखाब करूं, मैंने कारोबार करना है, मैं किस दिन से शुरू करूं, कैसे उसको शुरू करूं। तो आज के इस लेक्चर के बाद ये चीज़ अब आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका लकी स्टोन है वही आपका लकी नंबर भी है, वही आपका लकी डे भी है, वही आपको आगे एवेल्यूएट करके बताएगा कि कौन कौन आपके साथ न्यूट्रल रह सकता है, कौन आपके साथ बेनिफिशियल रह सकता है, कौन आपके लिए मैलेफिक हो सकता है। कि आप अगर किसी को, लेट्स सपोज मैं किसी को बताता हूँ रूबी याकूत, सिर्फ वो याकूत एक थ्योरी नहीं है स्टोन, वो थ्योरी क्या है, वो ताल्लुक़ रखता है सन से। सन का नंबर है 1, सन का दिन है संडे। सन के दोस्त कौन कौन से हैं? सन के दोस्त हैं मार्स हैं, जुपिटर हैं, मून है, मरकरी है, ये सन के दोस्त हैं। और अगर आप इसको एवेल्यूएट करने जाएं लगन के मुताबिक, कि अगर आप किसी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करने जा रहे हैं और वो दूसरा शख्स जो है वो आपके लिए सैटर्न से वो ताल्लुक़ रखता है, वो वीनस से ताल्लुक़ रखता है। अब लियो असेंडेंट की अगर हम बात करें तो लियो असेंडेंट के अंदर वीनस न्यूट्रल होता है, वीनस न्यूट्रल होता है लियो असेंडेंट के अंदर। तो जब आप किसी के साथ किसी की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं तो इस चीज़ का भी आप मवाजना कर सकते हैं कि कौन किसके साथ किस हद तक कंपैटिबल हो सकता है। कि अगर दो लोग, एक जेमिनी असेंडेंट है एक लियो असेंडेंट है, दोनों कंपैटिबल हो सकते हैं, दोस्त हैं। एक एरीज असेंडेंट है एक टॉरस असेंडेंट है, दोनों कंपैटिबल नहीं हो सकते, क्योंकि एक आग है, एक दूसरा कैंसर असेंडेंट है, दूसरा पानी है, एक गुस्से वाला है, एक ठंडा आदमी है, ज़िद्दी है। तो लगन के मुताबिक भी आप एक दूसरे को एवेल्यूएट कर सकते हैं। अगर बंदा कोई आपसे पूछता है मुझे ये बताएं मेरे जायचे में पार्टनरशिप है या नहीं है, आप 7th हाउस फौरी तौर पे जाके देखें। आप उसे कहें कैंसर असेंडेंट है आपका, 7वां घर ज़ोहल का है, आपको कभी भी शराकतदारी रास नहीं आएगी, नुकसान हो सकता है। तब रास आएगी या लेन देन के मामलात आपके कंट्रोल में हों या किसी दूसरे के कंट्रोल में हो, या आप अपनी को लिखत पढ़त कर लें ताकि आपको अपनी अपनी लिमिटेशंस का पता हो। अदरवाइज़ काम शुरू होने से पहले ही ख़राबी शुरू हो जाएगी, शुकूक व शुबात शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह से जब आप जायचा बनाएं तो जायचा बनाने के बाद हाउसेस की डिवाइडेशन करने के बाद आपने देखना है कि आप दूसरों को किस तरह से चीज़ें रेकमेंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर के बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे कि किस तरह से हमने बाकी घरों को देखना है, किस तरह से हमने प्लैनेट्स को डिवाइड करना है, किस तरह से उनके अच्छे और बुरे होने की चीज़ों को देखना है। इस चीज़ को मज़ीद प्रैक्टिस करें, दोबारा से पाकिस्तान का जायचा खोलें और अब उसके अंदर आप लोग देखें कि कौन कौन से प्लैनेट्स उसके लिए न्यूट्रल हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स उसके लिए बेनिफिशियल हैं और कौन कौन से प्लैनेट्स उसके दोस्त हैं। और इवन अपना अपना जायचा भी खोलें, अपने अपने जायचे के अंदर भी देखें कि कौन कौन से प्लैनेट्स आपके लिए न्यूट्रल हैं, कौन से आपके दुश्मन हैं, कौन से आपको फ़ायदा दे सकते हैं। इस तरह से अब अपने हाउसेस को भी एवेल्यूएट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।